हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखिए कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 8 से 10 क्वेश्चन केवल इस छोटे से टॉपिक से हैं, तो वहीं से पता लग जाता है कि कितना ज़रूरी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है FRBM एक्ट, जो 2003 के अंदर आया था। उससे रिलेटेड हम सारी कमेटियों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कमेटियों के क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में ज़्यादा रिपीट होते हैं। एंड साथ साथ हम जो है फिजिकल मैनेजमेंट वाला जो हमारा पार्ट एक पेंडिंग में रह गया था, उसको भी कवर करेंगे। पहले जो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो फर्स्ट हाफ वीडियो का रहेगा जो हमारा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिकल मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं, वो सारी जो पेंडिंग में रह गई थी उनके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद जो हमारी चर्चा होने वाली है वो FRBM की चर्चा होने वाली है। कुल मिला के कहानी ये है कि FRBM तो बड़ा एक छोटा टॉपिक है और शायद 15-1 मिनट का ही टॉपिक होगा, और उतने से टॉपिक से आप देखिए कि बहुत सारी शिफ्ट्स में सवाल हमें देखने को मिले। काफी चर्चा का विषय FRBM रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि अब अपकमिंग एग्जाम जो हमारा आने वाला है उसमें भी रिपीट हो सकता है। इसको जो है थोड़े बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बार फटाफट से लाइव आ जाइए, है ना। शेयर भी कर देते हैं एक बार, तो उसके बाद जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड दीजिए, बस शेयर कर देते हैं, है ना। जी, चलिए। कह रहे हैं कि मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स को टच भी नहीं किया है, तो अब मैं क्या करूं भाई। अभी तो तुम्हारे पास वक्त है ना। इकोनॉमिक्स को टच नहीं किया तो मैंने कितने सुंदर तरीके से इकोनॉमिक्स तुम्हें पढ़ाई है, इतनी आसान तरीके से, इतने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट बता दिया। अब और क्या इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे अलग से भाई। जो मैंने कवर करवाया उसको कवर करिए। अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो मोर देन सफिशिएंट, नहीं ले रखा है तो फिर हमारा इकोनॉमिक्स के 2 हेडशॉट हैं, 1.0 हेडशॉट और 2.0 हेडशॉट, वो आप करिए कवर। उससे हो जाएगी इकोनॉमिक्स सारी की सारी कवर। एक बार आप देखिए तो आपको पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। इंपॉर्टेंट सेशन है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि इसको जो है अच्छे से आप कर लीजिएगा FRBM एक्ट को। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या कवर करना है, जो हमारा बजट और फिजिकल मैनेजमेंट का पार्ट रह गया था उसको कवर करना है। जी ठीक है जी। स्टैटिक जीके का अभी इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार नोटिफिकेशन की डेट आ जाने दीजिए। सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन की जिस दिन डेट होगी अगले दिन से स्टैटिक जीके स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हम बाकी का कंटेंट कवर कर लेते हैं। उसके पीछे कारण भी है कि स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, ये 2 चीज़ ऐसी खतरनाक बना रहा हूँ मैं कि आज के बाद आपको कहीं भी डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैंने बोला है, मेरे शब्द हैं, है ना, वो होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ हाइप क्रिएट करने के लिए यूं ही बोल दिया है। अभी थोड़ा सा इंतजार कर लो उस चीज़ के लिए। जैसे ही स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आएगा, आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये क्या नई चीज़ आ गई, तबाही आ गई, है ना। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए उसके लिए। चलिए, हम आज बात करते हैं सबसे पहले जेंडर बजट की। आप देखिए कि जब कोई बजट डिसाइड होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई कितना परसेंटेज जो है वीमेन और चिल्ड्रन के लिए रखना है, कितना मैन के लिए रखना है। इस तरीके से भी हम जो है उसको सारी चीज़ को कर सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका फॉर्मली जो इनिशिएशन है वो 2005-6 के आसपास का है ना। और इसके अलावा नोडल एजेंसी कई बार आपसे पूछ लेता है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है। बस मैं काम की चीज़ आपको इसमें बताता जाऊंगा। ये किस पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे भी करती है, स्टेट लेवल पे भी करती है। ये आपसे कभी भी स्टेटमेंट की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ये कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं और यूनिक टॉपिक्स हैं। जनरली ये टच नहीं होते हैं, ना ही कोई पढ़ाता है इतना ज़्यादा। लेकिन मैंने बोला ना कि मैंने सारी रिसर्च की है और उसमें मैंने पाया कि इनमें से सवाल आए हैं, तो हमें कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जेंडर बजट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट 13 ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोफाइल है ना। कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि कौन से है, तो 13 नंबर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोफाइल में है ये। और 3 पार्ट इसके कौन कौन से हैं वो हमें बता दिया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो पार्ट ए वाली स्कीम्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि 100% प्रोविजन रहता है इसमें वीमेन और गर्ल्स के लिए। जैसे आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर स्कीम्स जो चलती हैं वो शक्ति के नाम पर चलती हैं। शक्ति जो है, एक शिव हो गया, एक शक्ति हो गया, है ना। शायद इसी कंसेप्ट पे इन्होंने रखा है। मिशन शक्ति हो गया जैसे, है ना।
ना, या फिर निर्भया फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ये कंप्लीटली 100% लड़कियों के लिए है या औरतों के लिए है ना। लाडली बहना योजना हो गया, इसमें लाडला भाई योजना क्यों नहीं है? अब आप ये बहस कर सकते हैं, आप करना चाहें तो ये बहस का विषय है कि भाई लाडली बहना योजना हो सकती है तो लाडला भाई योजना क्यों नहीं हो सकती है ना। सो लाडली बहनों को 3-3 हज़ार रुपए देने के वादे किए जाते हैं, फिर कुछ को 1500 दिए जाते हैं, कुछ को 3000 नहीं दिए जाते हैं ना, 1500 तक की लिमिट रख दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एनीवेज, सो कुछ योजनाएं जो 100% केवल और केवल जो है, ये आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, ये रखना है कि इसका पार्ट कौन सा है। मैंने आपको यही इंपॉर्टेंट बताने के लिए ये बताया है। सो पार्ट, इसका पार्ट ए है जिसके अंदर 100% जो है शेयर किसका रहता है, वीमेन का ही रहता है, आदमियों का कोई शेयर नहीं है। फिर एक पार्ट बी बनता है। पार्ट बी के अंदर क्या होता है, 30 से 99% का एलोकेशन जो है होता है वीमेन और गर्ल्स को, यानी कि इसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि कुछ मेल्स को भी जा सकता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि अगर मान लिया कि भाई 50% बोल दिया वीमेन को तो फिर 50% मेल को चला जाएगा। सो इसमें जैसे आप देखिए कि मनरेगा योजना है, सो यहाँ पे, या फिर आंगनवाड़ी योजना है, तो यहाँ पे अगर वीमेन के लिए आप देखिए कि सीट्स ना रखी जाए तो फिर वो जो हम बोलते हैं कि भाई 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं, जी हाँ, आप 100 का नहीं है, 125 का हो गया, तो वीमेन को तो वो मिलेगा ही नहीं उस हिसाब से। सो उनके लिए यहाँ पे सीट्स को रिजर्व कर लिया जाता है, आप ऐसे समझिए। इवन हमारे लोकसभा के अंदर भी 33% सीट्स जो है वीमेन के लिए रिजर्व कर ली गई, अगर आपने वो बिल देखा हो तो, है ना। इसके अलावा पार्ट सी की बात करते हैं, यही पेपर में प्रश्न आया था, स्टार मार्क इसको कर लीजिए। ये जो पार्ट है ये अभी 2025-26 में इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड इसको अगर हम देखते हैं तो ये करंट अफेयर का भी पार्ट बन जाता है, इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बन जाता है। सो ये स्कीम क्या रिफ्लेक्ट करती है, एलोकेशन ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स बिलो 30%, है ना। आप ध्यान दीजिए, ए, बी और सी। ए में वीमेन के लिए 100% है, बी में 30% से ऊपर है और 99% से नीचे है ना। इसके कहीं बीच में फॉल करेगा, क्योंकि 100% अगर कर दिया तो फिर तो ए ही हो गया ना वो, और यहाँ पे जो है लेस देन 30% हो जाएगा, ठीक है। तो यही पार्ट सी वाला अभी लेटेस्ट में प्रश्न पेपर में आया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही मैंने आपको बताया है कि जो विकास और संरचना के आधार पे जेंडर बजट को अगर हम देखते हैं तो एक तो विवरण 13 में ये शामिल है, दूसरा नोडल एजेंसी मैंने आपको बता दिया है ना। सो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो गया। फिर 3 भाग है मैंने जो बताया। भाग 1 में 100% प्रावधान है कि भाई औरतों को या जो लड़कियां हैं उन्हीं को इस योजना में रखा जाएगा। भाग बी में जो है उनके लिए 30 से 99% सीट्स रिजर्व है, और भाग सी के अंदर जो है 30% से कम होती हैं सीट्स रिजर्व। सो सवाल देखिए अभी लेटेस्ट में जो पेपर में आया है, एसएससी में भी आ रहे हैं, रेलवे में भी आ रहे हैं। सो इन इंडियाज जेंडर बजट डैश इंक्लूड्स स्कीम्स वेयर द बजटरी एलोकेशन फॉर वीमेन एंड गर्ल्स इज बिलो 30%। सो अभी मैं आपको क्या बता के आया हूँ, मैंने 3 पार्ट आपको बताए, ए, बी और सी। ए में 100% है भाई मेरे, बी में क्या है, बी में जो है आप देखिए कि 30% से ऊपर है और 99% से नीचे है, और सी में क्या है, बिलो 30% है। क्या ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? सो वही उसने पूछा कि 30% से कम किस में है, सो पार्ट सी में है, सो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। सो ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं चाइल्ड बजटिंग की। भाई मेरे विनायक, इसी चैनल पे जीवी कक्षा जीके पे 2 वीडियोस डली हुई हैं इकोनॉमिक्स की, है ना। सो आप देख लीजिए, दोनों ही हेडशॉट हैं, एक पे लिखा हुआ इकोनॉमिक्स 2.0 और एक पे लिखा हुआ केवल इकोनॉमिक्स का हेडशॉट। आप वो 2 वीडियो देखिएगा जी, बिल्कुल परफेक्ट है। महिमा आपने सही उत्तर दिया है। सी किसने उत्तर दिया? महिमा ने। सी नहीं होगा उसका उत्तर। हाँ, अगर पार्ट सी बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वैसे सी बोल रहे हैं तो गलत है आपका उत्तर। चलिए, सो फर्स्ट अपीयरेंस की बात करते हैं चाइल्ड बजटिंग की, तो 2008-9 में ये पहली बार पिक्चर में आता है ना। और इसका फोकस कहाँ पे रहेगा, तो यही पूछ सकते हैं। मेन काम की चीज़ें हम देखेंगे, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे कि कोई भी बच्चा पहली बार में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ के कम से कम सेंटेंसेस समझ में आ जाए, बस, इसका और कोई पर्पज़ नहीं है। सो किस पे फोकस करेगा भाई मेरे? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, प्रोटेक्शन पे, डेवलपमेंट पे, इन सब चीज़ों पे, यानी बच्चों के ऊपर बजट बनाया गया तो बच्चों के ऊपर ही फोकस करेगा, है ना। क्यूट से बच्चे हैं, हमारे भी यही 2 हैं एक तरह से, है ना, एक बॉय है एक गर्ल है। सो बच्चों के साथ अलग जो है पूरा का पूरा अलग फंड रहता है। सो इसमें आप देखिए, जैसे इसमें भी 2 भागों में इसको बांट दिया गया। पार्ट ए में जो है 100% वो चाइल्ड स्कीम है ना, चाइल्ड पे फोकस्ड है। आप देखिए यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए पार्ट ए में क्या है। फिर दूसरा है पार्ट बी। पार्ट बी में जो है आप देखिए 30 to 99% चाइल्ड फोकस स्कीम है। उसके अलावा फिर बाकियों को भी एलोकेट वो स्कीम हो सकती है। इसका ये मतलब हो सकता है बुजुर्गों को हो सकता है कि वीमेन को हो, है ना। वीमेन भी तो औरत ही है एक तरह से देखा जाए। सो किसी को भी हो सकती है वो, है ना।
जनरली क्या होता है कि बच्चों का और माँ का मंत्रालय एक ही रखा जाता है, सो ऐसा हो सकता है। सो पार्ट बी में 30 to 99% होती है। फिर स्टेट लेवल चाइल्ड बजट की बात करते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स ने इसको जो है इम्प्लीमेंट कर रखा है, वो सारी स्टेट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मेन इसमें आपको याद क्या रखना है, मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये पूरा का पूरा जो बजट है, चाइल्ड स्पेसिफिक बजट जो है, इस वजह से मध्य प्रदेश का नाम इसमें पूछा जा सकता है। इट इज़ पाइनियर, यानी कि स्टार्ट करने वाला है एक तरह से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हक हो गया है ना, हक भी एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा क्या हो गया आपका, क्राई हो गया, ठीक है। सो ये दो ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें इन्वॉल्व रहती है ना, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, पूछ सकता है कल को है ना, हक क्या है, क्राई क्या है। सो ये मैंने मेन काम के पॉइंट्स यहाँ पे लिखने, देखिए यहाँ क्राई लिख दिया, यहाँ हक लिख दिया, सो उससे आपको इजी रहेगा। बस ये सारे माइंड मैप बनाने का यही पर्पज़ है कि यहाँ से सारी चीज़ें आप जो है कोरिलेट करते जाएंगे, क्योंकि जब मैं पीडीएफ देता हूँ आपको तो आपका यही काम है कि इनको कोरिलेशन करके जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए, फिर मैंने अभी बताया बाल बजट क्या है, भी पहली बार 2008-9 में इसको शामिल किया गया था, और दो भाग हैं इसके, भाग ए और भाग बी। इसमें 100% बजट बच्चों के लिए, इसमें 30 to 99% है। मध्य प्रदेश एक विशिष्ट बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसकी निगरानी और वकालत रखने के लिए कि भाई ये सब कुछ सही चल रहा है, दो सिस्टम बनाए गए, एक हक ऑर्गेनाइजेशन, एक कराई, ये जो है इनका पूरा का पूरा संगठन है, ये दो जो देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सो चाइल्ड बजटिंग, ये भी लेटेस्ट का प्रश्न है, आप देखिए है ना, अभी का ही प्रश्न है इसी साल का। सो चाइल्ड बजटिंग वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, सो कौन से साल में इसको अडॉप्ट किया गया था, आप देखिए कि मैंने आपको पूरा बता दिया, 2008-9 में इसको अडॉप्ट किया गया था। सो हम यहीं से देखिए, एनालिसिस का यही मतलब होता है कि जब हमने कोई टॉपिक देखा तो उससे रिलेटेड देखिए कि उसने सिर्फ अभी ईयर पूछा है, अगले साल हो सकता है कि वो पार्ट ए और पार्ट बी पूछ ले, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि पीछे वाले क्वेश्चन में पार्ट जो जेंडर बजट में पार्ट पूछ रखा था, सो इसका भी पार्ट पूछ लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए मैंने वो सारा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें कवर करवा दिए हैं। चलिए, अब बात करते हैं बजट लाइन और बजट सेट की। जी महिमा, इस बार आपका उत्तर सही है, ठीक है। अब बजट सेट और बजट लाइन क्या होता है वो देख लेते हैं। बजट सेट को हम अपॉर्चुनिटी सेट भी एक तरह से कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप मेरे को बताइए कि जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में केवल दो चीज आएंगी, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, सबसे पहले दो ही चीज आती हैं एक वस्तु को लेकर। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा सेब ले आना, आप मुझे बताइए कि आपके दिमाग में पहला प्रश्न मम्मी को क्या पूछना चाहिए आपको, है ना, पहला दिमाग में क्या प्रश्न आएगा, है ना, सबसे पहला प्रश्न आएगा कि मम्मी कितने सेब लाने हैं, क्या ये बात सही है आपकी। सो पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो आएगी क्वांटिटी उसकी, है ना। फिर दूसरी चीज क्या आ सकती है दिमाग में, और क्या चाहिए, मतलब भाई सेब लेके आने हैं तो क्या केवल क्वांटिटी से सेब आ जाएंगे क्या, दूसरी जरूरी चीज क्या है। तुम अभी कमा नहीं रहे हो तो मम्मी को क्या बोलोगे, मम्मी रुपए, है ना। सो रुपए का मतलब ये हो गया, अब मम्मी ने बोल दिया कि 2 किलो सेब लाने हैं, अगर मम्मी ने बोल दिया कि भैया 2 किलो सेब लाने हैं तुम्हें, सो मम्मी जो है, मम्मी ने बोला कि मैं पैसे तुम्हें दूंगी 10 रुपए, तो आप मेरे को बताओ कि आप क्या बोलोगे मम्मी को। मम्मी को ये बोलोगे कि मम्मी 10 रुपए में सेब नहीं आते हैं 2 किलो, यही तो बोलोगे ना। सो मुझे 2 किलो के हिसाब से पैसे दो। सो अब मम्मी ने क्या किया, आपका बजट फिक्स कर दिया, भाई तुम फिजूल खर्ची ना कराओ, तो मम्मी ने क्या बोल दिया, ऐसा कर तू ये 100 रुपए ले जा, ये 100 रुपए ले जा। अब सेब कई प्रकार के हो सकते हैं, तो ऐसा करना जो सेब 2 किलो आ जाए 100 में वो ले आना, ठीक है। सेब कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है 400-400 रुपए किलो वाले सेब भी हैं और 100 रुपए किलो वाले भी हैं, 50 वाले भी मिल जाएंगे। सो दैट डिपेंड्स, है ना, आप मार्केट में जाएंगे अलग अलग तरह की क्वालिटी है। सो अब आप ये मम्मी ने क्या कर दिया, आपका मैक्सिमम बजट फिक्स कर दिया भाई कि तुम्हें 100 रुपए से ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, ठीक है। इसमें से बचते हैं तो चॉकलेट खा लेना, नहीं बचेंगे तो चुपचाप से सेब लाना, उसी में से खा लेना। सो पहली चीज हुई क्वांटिटी, 2 किलो सेब लाने हैं, और दूसरी चीज क्या हुई, उसका प्राइस हुआ, प्राइस पर केजी हुआ या प्राइस पर यूनिट हुआ। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं। सो इसी से क्या होगा, एक को आप एक्स मान सकते हैं, है ना, कुछ भी मान लीजिए, एक को एक्स मान लीजिए, दूसरी को वाई मान लीजिए। सो आपको अगर ये डिसाइड करना है तो आप क्या करेंगे, आप इनकी कितने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, ये एक सेब की बात होगी, साथ में हो सकता है मम्मी बोल देगी कल को कि सेब के साथ संतरे भी लाने हैं, अब आपका बजट 200 बढ़ा दिया जाए। सो आप क्या करेंगे, ये संतरे और सेब का जो कंसेप्ट है, आप ये देखेंगे भाई मेरे कि सेब कितने लेने हैं आपको और संतरे कितने लेने हैं, ठीक है। क्यों मैं बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आते हैं। सेब इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि 2 किलो सेब लेने हैं और हर सेब का प्राइस कितना हुआ मान लेते हैं, है ना, आपको अब जो है मैक्सिमम बजट आपकी मम्मी ने बोल दिया 200 रुपए का है। सो तुमने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि 2 किलो सेब लेने हैं और हर केजी का जो है प्राइस 50 रुपए है ना, 50 रुपए, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या ये बात आप मानते हैं।
अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, संतरे भी लेने हैं। अब संतरे कितने लिए जाएं, क्योंकि संतरे का सपोज करो प्राइस है, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूँ ना, सपोज करो कि 20 रुपए के किलो संतरे हैं, है ना, 20 रुपए के किलो संतरे हैं। सो मैं कितने संतरे लूँ, अब एक कॉम्बिनेशन तो ये बोलता है कि आप 5 किलो संतरे ले सकते हैं ना, सो इंटू 5 करेंगे तो यहाँ से 100 हो जाएगा, तो आपका 200 रुपये पूरा हो गया। लेकिन ये तो एक कॉम्बिनेशन बना, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है इसमें, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि सेब आप 2 किलो ना लेके 1 किलो ही लें, है ना, और बाकी के सारे रुपए के संतरे ले लो, ये भी हो सकता है। फिर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहाँ पे संतरे जो है 5 किलो ना लेके 2 ही किलो लिए जाए, है ना, और बाकी के जो है वो सेब ले लिए जाए, तो सेब की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सारी कहानी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जितने भी दो चीज़ के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे बना लीजिए, वो सारे बना लीजिए। और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप संतरे लो ही ना, सारे के सारे 200 रुपए के सेब ले लो, एक मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ये बनेगा। और दूसरा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा कि भाई तुमने क्या किया, सेब लिए ही नहीं, सारे के सारे पैसे के संतरे ले लिए। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, एक तरफ लिख लो सेब, एक तरफ लिख लो संतरा, संतरा। सो आप मुझे बताइए, है ना, कि भाई मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वो होगा इस लाइन पे कि तुमने सेब लिए ही नहीं, सेब नहीं लिए, तो यहाँ पे ये तो संतरे की लाइन है, तो संतरे की लाइन है तो ये यहाँ पे आ गया, है ना। सो अब वो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स कोमा वाई देखते हैं, तो वाई यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीटली एक्स ही है यहाँ, है ना। सो दूसरा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सेब है तो आपने यहाँ पे संतरे नहीं लिए, ये सारी सेब की ही लाइन थी, तो आपने मैक्सिमम सेब ले लिए, मैक्सिमम सेब ले लिए, तो संतरा लिया ही नहीं होगा, सारे रुपए के सेब ही ले लिए। सो सेब ले लिए तो यहाँ पे संतरा जो है 0 होना पड़ेगा, आप देखिए संतरा 0 ही है इस लाइन पे, केवल सेब बढ़ रहा है। सो ये हो गया मैक्सिमा। सो दो मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए, ये हो गई। अब इनको जोड़ के जो लाइन बनेगी उसको बोलते हैं मैक्सिमा लाइन, ठीक है। सो आप देखिए इनको जोड़ के एक लाइन मेरे पास बनती है ना, सीधा बना देता हूं, एक लाइन मेरे पास बनती है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम लाइन, ठीक है। सो ये लाइन आपको क्या दर्शाती है, इसको मैंने एम लिख दिया, आप देखिए एम एम लिख दिया। सो ये लाइन मेरे को ये दर्शा रही है कि भाई इतना जो ये आपका जो क्वांटिटी है या फिर ये जो है सेट है, ये मैक्सिमम पे है, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका बजट फिक्स्ड था, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम थिंग जो आप उससे ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन ये है कि जितने भी पॉइंट है ना, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आ जाए, जब मैं बजट सेट की बात कर रहा हूं, एक होता बजट लाइन, एक होता बजट सेट, तो बजट सेट क्या होगा, जितने भी पॉइंट इस लाइन पे आ जाएं और जितने भी पॉइंट इस लाइन से नीचे कहीं भी आ जाएं, वो सारे के सारे जो आएंगे वो बजट सेट का भाग माने जाएंगे, लाइन वाले भी और लाइन से नीचे भी, ठीक है। यानी इस पूरे एरिया में, इस लाइन से नीचे जितना भी एरिया, ये सारा क्या हो जाएगा, बजट सेट हो जाएगा। मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, बस इतनी सी बात मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं। अब अगर ऐसा है तो क्योंकि यहाँ पे बजट तो आपका फिक्स ही था, है ना, सो इसका मतलब है कि अब आपका जो खर्चा है, खर्चा आपने फिक्स कर दिया है। सो खर्चा एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से कम ही होगा यहाँ पे, क्योंकि इस लाइन से नीचे ही रहेगा, इस वजह से खर्चा आपका ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मैक्सिमम कैप को सेट कर रखा है। अगर आप मैक्सिमम कैप को नहीं सेट करते, आप सिर्फ ये कंडीशन लगा देते कि मुझे तो 100 किलो सेब चाहिए, तो फिर वो सेब जो है 500 रुपये वाले भी हो सकते हैं ना, तो फिर तो आप लेकर आओ जितनी भी हाई क्वालिटी के लेकर आने हैं ना। सो वो जो चीज़ है वो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम ऑलरेडी डिसाइड था, इस वजह से एक्सपेंडिचर है जो वो इनकम से कम होगा, किसमें, बजट सेट के केस में। सो ये जो है, ये इसको आप ऐसे लिखिए, पी एक्स क्यू एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई क्यू वाई लेस देन इक्वल टू वो एम होगा, जो अभी मैंने आपको समझाया। एम क्या है, 200 रुपये का बजट है, सो 200 रुपये हो गया। और पी एक्स क्यू एक्स क्या है भाई, अगर आप एक्स जो है संतरे को ले रहे हैं तो आप देख लीजिएगा, है ना, कि कितने संतरे लिए हैं, कितने प्राइस एक किलो संतरे का है और उसकी क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेब है तो सेब का प्राइस पर केजी क्या है और उसकी क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये दोनों का एडिशन जो वो लेस देन इक्वल टू एम होगा, यही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो फॉर्मूला है ये भी यही डिफाइन कर रहा है, ठीक है भाई मेरे। सो ये हो गया एक चीज़। अब इसमें जो है बजट सेट क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा जो है ये बजट सेट है। दूसरी बात, अब अगर हम मुझे बोलना बजट लाइन क्या है, तो बजट लाइन जो होती है वो प्राइस लाइन है, एक तरह से उसको ही प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी सेट भी बोलते हैं, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। सो इसमें आप देखिएगा, ये शो करेगा फुल इनकम स्पेंट, जिसमें पूरी की पूरे पैसे आपने खर्च कर दिए। इसमें तो हो सकता था आपने बचा भी लिए पैसे, है ना, 200 रुपये तो मैक्सिमम लिमिट थी, हो सकता है तुमने 190 ही रुपये खर्च किए हो, बाकी 10 रुपये बचा लिए चॉकलेट खाने के लिए, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये शो करता है जिसमें आप पूरी की पूरे पैसे को खर्च कर देते हैं। भाई मम्मी ने 200 रुपये दिए तो आप 200 के 200 खर्च करके आओगे, अपने लिए उसमें से कुछ नहीं बचाओगे। सो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इसमें बनती है, जिसमें एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम के बराबर हो जाता है। कहने का पॉइंट ये है कि अगर इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी
भी जाएंगे, आप इस जगह पे चले गए, आप इस जगह पे चले जाएं, आप इस जगह पे चले जाएं, जो भी पॉइंट इस लाइन पे आएगा इसका मतलब होगा कि आपने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। अगर इस लाइन से थोड़ा सा नीचे रहे आपने कहीं यहां पॉइंट ले लिया, इसका मतलब है कि आपने अभी सारे पैसे खर्च नहीं किए, जो कि इस केस में बन रहा था। मैंने बोला ना वो लेस देन इक्वल टू इनकम है, इसका मतलब है कि भाई इतने रुपए से कम में ही रहोगे आप, जो मैंने ये एरो बना के दिखाया था। सो पॉइंट ये है कि यहां पे हो सकता है आपने पूरे पैसे ना खर्च किए हो, लेकिन यहां ये लाइन जो है, जब बजट लाइन की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि यहां आप सारे के सारे पैसे जो आपको मिले, फुल इनकम जो वो आप स्पेंड कर दोगे, सारा का सारा इनकम को स्पेंड कर दो, क्योंकि वो इसी लाइन पे आना है और ये मैक्सिमा की लाइन है, एम की लाइन है, मैंने पहले बताया था। तो यहां पे बस इतना ही अंतर पड़ेगा कि सेब कितने किलो ले रहे हो और संतरे कितने किलो ले रहे हो, दैट्स ऑल बस। लेकिन पैसे सारे के सारे खर्च हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। इसके अंदर क्या होता है, खर्चा जो है वो इनकम के बराबर हो जाता है। यहां पे जो है खर्चा वो इनकम से कम या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। बराबर कब होगा इस केस में, क्योंकि मैंने बोला था इसमें इस लाइन वाले पॉइंट भी इंक्लूड करने हैं और इससे नीचे वाले भी। तो उस केस में अगर लाइन पे पॉइंट है तो यहां पे बराबर होगा, जबकि यहां पे हमेशा बराबर ही रहेगा, क्योंकि यहां पे जो है इसके नीचे वाले पॉइंट, यहां वाले पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करने होते, क्योंकि ये बजट लाइन के पॉइंट हैं। ठीक है, सो यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो पी एक्स क्यू एक्स है इसको नीचे लिख लो, एक्स को, है ना, क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। सो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पूरा पैसा खर्च करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये बजट रेखा और बजट सेट का बस मैंने आपको तरीका बता दिया कि दो वस्तुओं के जितने भी संयोजन बन सकते हैं वो सारे बनाकर आपने ये देख लिया, ये मैक्सिमा की लाइन होगी, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, व्यय जो है वो आय से कम रहता है या फिर उसके बराबर हो जाता है, जबकि बजट रेखा जो है वो केवल एक लाइन है, ये वाली। और इस लाइन पे देखा जाता है कि भाई कौन से सेट, कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इसमें पूरी आय जो है वो खर्च की जाती है, इसमें कुछ भी बचाया नहीं जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर किसी को अभी नहीं भी समझ आया, ये देखो सेब और ऑरेंज का मैंने पूरा एग्जांपल बता दिया। ये 10 रुपये पर यूनिट हो गया, ये 20 रुपये पर यूनिट हो गया, तो कैसे मल्टीप्लाई करके क्या क्या बन रहा है ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ नहीं है, ये बस एक कॉम्बिनेशन बताया, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे समरी देख लेते हैं इसकी। जैसे अगर कोई पॉइंट 10,0 आ गया है ना, सो आपको पूछ सकता है कि 10,0 वाला एक पॉइंट अगर आ गया तो अब ये जो है कहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन में कहाँ पे लाई करेगा। मुझे आप बताइए कि मैंने आपको क्या बताया कि भाई अगर एक चीज़ जीरो हो जाएगी, या तो यहाँ पे जीरो होगी एक चीज़, या यहाँ जीरो होगी। सो ये 10,0 का मतलब होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पे अपने 10 और वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। सो दिस इज एट मैक्सिमा, और मैक्सिमा पे कोई भी पॉइंट होता है वो कहाँ पे लाई करता है, वो बजट लाइन पे लाई करता है। क्या मैंने ये नहीं बताया आपको, वो किस पे लाइन करेगा, वो बजट लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो बजट सेट का नहीं पार्ट है, बजट सेट का पार्ट हो सकता है, वो बजट सेट का भी पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो बजट लाइन के ऊपर आएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, सो 10,0 कहां पे आ गया, बजट की लाइन पे आ गया, बाउंड्री पे आ गया। वहीं पे आप 0,5 को देखिए, तो 0,5 कहां पे आएगा भाई, मेरे वाई कोऑर्डिनेट है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, सो ये यहाँ है, सो ये भी इसी लाइन पे ही आएगा, इसी लाइन पे ही। ठीक है, सो आप देखिए 0,5 भी कहाँ आ गया, बजट की लाइन पे आ गया, बाउंड्री पे आ गया। लेकिन वहीं पे 4,3 है, तो भाई मेरे 4,3 आप समझो कि कहीं बीच में होगा, यहाँ पे होगा 4,3। अगर ऐसा है तो ये किस पे होगा, ये बजट सेट का या अपॉर्चुनिटी सेट का भाग होगा। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, 4,3 जो है वो बजट लाइन के नीचे होगा, इंटीरियर में होगा, मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ। बस उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अब आप किसी का भी 2,2 भी जो है वो कहाँ पे होगा, वो भी आपका बजट सेट पे होगा, है ना, बिलो लाइन होगा, इस लाइन के नीचे होगा। सो बेसिकली इस लाइन के नीचे जो भी होगा वो बजट सेट का पार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे 6,3 जो है ये क्या हो गया, अगर 6,3 पूछेंगे तो ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि जैसे 6 कहीं यहाँ आएगा, और हो सकता है कि इसमें ये पूरा आप जब बनाएंगे, है ना, ये तो मैंने एक रफ आइडिया से बनाया है, जब आप पूरा बनाएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि ये 6,3 का केस जो बन रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपका बजट मान लो 100 रुपये फिक्स था, सो 6,3 में क्या होगा, एक चीज़ एप्पल जो है वो 6 किलो है और ऑरेंज जो है वो 3 किलो है। तो ध्यान रखना, एप्पल जो है वो 6 किलो लेने हैं तुम्हें, और ऑरेंज अगर तुमने 3 किलो ले लिए, तो दोनों के रेट देख लो एक बार क्या है, ये 10 है, ये 20 है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये रेट हो गए। सो ये कितने के हो गए, ये 60 रुपये के हो जाएंगे, और ये कितने हो गए, 3 दूनी से 60 रुपये के हो गए। तो मैक्सिमम बजट हमने कितना सेट किया था, अपना 100 रुपये सेट किया था, लेकिन आप देखो 60 और 60 कितना हो गया, 120 हो गया। सो यही मैं बोल रहा हूँ, वो जो पॉइंट लाई करेगा वो आउटसाइड द लाइन लाई कर जाएगा, यानी कि आपका बजट उसमें बढ़ गया है, तो वो बजट लाइन को भी पार कर जाएगा, यानी आपका इस केस में क्या होगा, खर्चा एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इनकम से। क्या ये वो केस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सो ये पूरा का पूरा चार्ट वही चीज है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चार्ट से मैं आपको सारी बात समझा चुका हूंगा। जनरली लोग इस बात को छुड़वा देते हैं, मैंने आपको समझा दी है बहुत ही आसान भाषा में, तो
उम्मीद करता हूँ ठूस दिया होगा तुम्हारे दिमाग में ये कंसेप्ट को। ठीक है, राधे राधे भाई जी। क्यों लेना है आपको पेड बैच दोबारा से? ये पेड बैच में डल तो रहा है सारा कंटेंट, 4.0 बैच का ये कंटेंट है, उसमें डल रहा है, कैसी बात करते हो आप? अच्छा कह रहे हैं यू डिजर्व मोर, यू वर्क वेरी हार्ड। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सो ये नए कंसेप्ट थे जो मैं लेकर आया हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में नए हैं जो मुझे लगता है कि पेपर में कभी भी टपक सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नई भी छुड़वाने को मैं छुड़वा भी सकता था, आपको पता भी नहीं लगता वो बात का, है ना। जनरली तो टीचर छुड़वा ही नहीं है, कौन पढ़ा रहे हैं ये सब, ना आता है किसी को, ना पढ़ाने की ज़रूरत है, चल रहा है काम तो चल रहा है, वही वाली कहानी है ना। चलिए इसके बाद फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। वैसे तो हम फिस्कल पॉलिसी को ऑलरेडी पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फिस्कल पॉलिसी को वो कीन्स के मॉडल के साथ अटैच करके पूछना शुरू कर देता है। आप देखिए मैंने मॉनेटरी पॉलिसी का तो बताया था कीन्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिस्कल पॉलिसी का नहीं बताया। अब देखो मॉनेटरी और फिस्कल में अंतर क्या होता है। मॉनेटरी होती है मौद्रिक, मौद्रिक नीति क्या होती है, जो आरबीआई पूरी की पूरी पॉलिसी को चलाता है। मैंने बोला था ना वो नीचे सब कठपुतलियां और आरबीआई घुमा रहा है सबको, है ना। लेकिन फिस्कल पॉलिसी में आरबीआई नहीं चलाता है, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट चलाती है। तो अब गवर्नमेंट के हाथ में भी वो चीज़ है और आरबीआई के हाथ में भी है, दोनों के हाथ में नीतियां हैं और दोनों की नीतियां ही ये डिसाइड करती हैं कि भाई महंगाई ज़्यादा होगी कम होगी, इकोनॉमी का चक्का घूमेगा नहीं घूमेगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि कीन्स क्या बोलता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ा देना चाहिए। भाई अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई ना फिर क्या करोगे, है ना। सो सिर्फ आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, आरबीआई की भी एक नीति है जो मॉनेटरी नीति है, मौद्रिक नीति है, और दूसरा जो है फिस्कल नीति किसकी होगी, सरकार की होगी। दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि देश का अंजाम क्या होना है। ठीक है, सो इंडिया के अंदर अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज देखते हैं, जैसे टैक्सेशन होगा, पब्लिक स्पेंडिंग, बोरोइंग मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये निर्मला सीतारमन आपको पता है ना। सो वो सारा ये चीज़ मैनेज कर रही होती है और इसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि भाई प्राइस को कैसे कंट्रोल करना है, ग्रोथ कैसे करनी है, स्टेबिलिटी कैसे करनी है, ये सारा उसी का भाग हो जाता है। फिर इसमें मेन जो मैंने अभी आपको बताया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको मनमोहन सिंह भी फॉलो करते थे। सो ये इनके बारे में सीधी बात ये है भाई मेरे, ये क्या बोलते थे, जब भी कभी मंदी का दौर आएगा तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे बढ़ा देनी चाहिए, स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आपके देश की जीडीपी नीचे न जाए। जब आप स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो चक्का घूमने लग जाता है, एक सेक्टर में आप बढ़ाएंगे तो कई सारे सेक्टर को उसका फायदा होता है, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो बार बार उस चीज पे नहीं जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बोली थी कि गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल्स। इसका मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट, जब मैंने बताया ना कि मैक्रो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी लेवल का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में ये भी बोल रहे हैं कि जब जो डिमांड और सप्लाई का खेल है ना, एक्चुअली वो सारा का सारा पूरा का पूरा इकोनॉमी को परिवर्तित कर देता है ना। आप देखिए ना कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत हाई हो जाएगी तो हो सकता है कि कल को जो है उसके सप्लाई को हमें बढ़ाना पड़े, है ना। सो दैट डिपेंड्स। सो वो चीज़ डिमांड को आपने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया तो सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर उससे जो है रोजगार बढ़ेगा। सो बहुत सारा कंसेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई हम एक अलग उसमें पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टैक्स लेवल्स एंड पब्लिक स्पेंडिंग। जब भी आप टैक्स का लेवल बढ़ाओगे, अगर सरकार ने भाई टैक्स का लेवल बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि सरकार चाह रही है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा ना रहे, लोग ज़्यादा खर्च ना करें। क्योंकि आप देखो आज जो है हम उल्टी पॉलिसी पे चल रहे हैं। आज तो सरकार छूट दे रही है टैक्स पे, है ना, कि भाई तुम कम टैक्स दो, 12.5 लाख तो कोई टैक्स ही नहीं है ना। सो आज की नीति अलग है, लेकिन ये एक्सपेंशनरी मोड चल रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में क्या होता है कि सरकार कंट्रोल करती है, भाई महंगाई ज़्यादा होगी, महंगाई को कंट्रोल करना है तो लोग के हाथ से पैसा रिड्यूस कर दिया जाए। सो उसके लिए सरकार क्या करेगी, आरबीआई तो क्या करता है, आरबीआई तो बैंकों से पैसा उठा लेता है ना, फिर वो इस तरीके से खींचता है, वो सारा हमने देखा था। लेकिन सरकार के हाथ में क्या है, सरकार कैसे डील कर सकती है इसी चीज को, टैक्स के ऊपर जो है भाई टैक्स को शिकंजा कस देगी, लो इनसे जितना टैक्स ले सकते हो। तो लोग के हाथ में पैसा कम रहेगा तो वो खर्च नहीं करेंगे, तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो लोग डिस्काउंट देंगे, फिर बिजनेसमैन आपको वहां पे आपको जो है प्राइसेस कम हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सो भाई उन्होंने बताया है ना, इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं टैक्स के लेवल को और पब्लिक स्पेंडिंग को, है ना, दोनों चीज हो गई। इसके अलावा दो तरह की थ्योरी इन्होंने बताई, एक एक्सपेंशनरी मोड बताया था, एक कॉन्ट्रैक्शनरी मोड बताया था। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। सो जब भी रिसेशन आता है, ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा, एक बार पूछ लिया गया था रिसेशन भी क्या होता है। सो हम अभी क्वेश्चन को कवर करेंगे तो उसमें भी देख लेंगे रिसेशन कहते किसको है। लेकिन आप समझिए कि जब भी रिसेशन आएगा, बहुत ज़्यादा मंदी का दौर आ जाएगा, सो उस केस में हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। यही कीन्स का मॉडल है, कीन्स ने यही बोला। और निंदा क्यों करेगी इसकी, क्योंकि इससे जो है महंगाई बढ़ जाएगी। जब गवर्नमेंट
गवर्नमेंट खर्चा करेगी और टैक्स में छूट देना शुरू करेगी तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हो जाएंगे और महंगाई का दर भी बढ़ जाएगा। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन महंगाई का दर बढ़ने के साथ साथ आप देखिए कि एक और चीज़ का फायदा भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो आप देखिए कि इसका मतलब है लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा है, लोग महंगी से महंगी वस्तु भी खरीदेंगे, तो दुकानों पे, बिजनेस में जो है डिमांड और ज़्यादा क्रिएट हो रही, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा लोगों को भर्ती किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकता है। सो उससे क्या है, रोजगार मिलता है। सो मैंने पहले बोला कि रोजगार और जो आपका महंगाई है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना। दोनों को आप कैसे डील करते हैं ना। तो रोजगार, अगर महंगाई बढ़ रही है तो ही रोजगार जो है बढ़ेगा। अगर महंगाई बढ़ रही है और तुम कहो कि महंगाई को मैं कम कर दूं और रोजगार को बढ़ा दूं, ये थोड़ा सा एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सी चीज होती है। चलिए, इसके अलावा फिस्कल पॉलिसी एक गाइडिंग फोर्स है, मैंने पहले ही बता दिया, जो डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, है ना, ताकि इकोनॉमी जो है स्मूथली चलती रहे। सो ये वही सब बता रखा है। सो कुल मिला के राजकोषीय नीति का मैंने पूरा बता दिया। इसमें मेन जो है वित्त मंत्रालय इसको देखता है और दूसरी इसकी, ताकि सारा का सारा बाजार को नियंत्रित किया जा सके। और बाकी मैंने बता दिया कीन्स का जो मॉडल है अर्थशास्त्र का, है ना, वो सारा का सारा समझा दिया है आपको। सो ये वही है और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अभी क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर रिवाइविंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए रिसेशन। सो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई मेनार्ड कीन्स ने क्या बोला था कि कैसे जब मंदी का दौर आएगा तो हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं। ये लेटेस्ट में पूछा गया प्रश्न है। सो इसमें क्या, एक्सपेंडेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, भाई गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ा देना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। सो सी इसका सही उत्तर है। चलिए फिर ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए कि फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। एक तो भाई रिसोर्सेज की डेवलपमेंट करना है ना, डेवलपमेंट तो है ये फिस्कल पॉलिसी का, इसी से पूरा का पूरा मेंटेन होगा। इसके अलावा इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी कितनी आएगी वो भी इसी बात पे डिपेंड करेगा कि सरकार अपनी नीतियाँ कैसी बना रही है। महंगाई को कंट्रोल करना है या महंगाई को बढ़ाना है, वो भी सरकार कौन सी नीति अपना रही है, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, उसी पे डिपेंड करेगा। स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी भाई मेरे जब जो है बैलेंस नीति अपना ली जाए, है ना एक्सपेंशन की जाए ना कॉन्ट्रैक्शन की जाए। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाना है, रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी ये कैसे करना है ना। सो एनकरेज प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ। सो ये सारे के सारे इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अब इसमें टूल्स देख लेते हैं कि फिस्कल पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, सरकार के पास कौन से यंत्र है। जैसे हमने आरबीआई के यंत्र तो देखे थे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO, ये सारी की सारी चीजें देखी थी ना हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है टूल्स इसके पास, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला टूल है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो अभी हम इतनी देर से बातें करते आ रहे हैं। सरकार कैसे पूरे के पूरे देश में नीति को बदलाव करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी चीजों को, इकोनॉमी को कैसे सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है। आरबीआई की बात नहीं हो रही, सरकार की बात हो रही है। तो सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो सकता है, सब्सिडियां हो सकती है, वेलफेयर प्रोग्राम, पब्लिक वर्क्स जैसे रोड डैम वगैरह बनवाना, गवर्नमेंट की सैलरीज, है ना भाई, कितनी बढ़ानी है कितनी कम करनी है, वो सारी चीज इसके अंदर इंक्लूड होती है। अच्छा, इंपैक्ट कैसे डलता है इसका, आप समझना। जैसे सरकार अगर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देगी, बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि भाई सरकार ने खर्चा करना ज्यादा शुरू कर दिया। जैसे ही सरकार खर्चा करना शुरू करेगी, आप देखिए ना, तो अचानक से होगी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे सपोज कीजिए सरकार ने बहुत सारे रोड्स बनाने शुरू कर दिया, पुल बनाने शुरू कर दिया। सो आप मेरे को बताओ, लेबर की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, रेता बजरी की डिमांड बढ़ेगी, लोहे की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आप मेरे को ये बताइए, है ना। अचानक से जो है मार्केट से इतने सारा पुल बनाने हैं तो भाई कितने कट्टे जो है सीमेंट के उठ जाएंगे, कितनी रेती के। सो पीछे से जो है फैक्ट्रियों को पता लगेगा, अच्छा भाई इतना हमारा माल बिक गया, अब और बनाते हैं। तो मुझे बताइए डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। सो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भाई नए पुल बनेंगे, ऑब्वियसली बात है, और ज़्यादा लेबर की जरूरत होगी तो नए लोगों को रखा जाएगा, है ना। पीछे फैक्ट्रियों के अंदर और ज़्यादा माल बनाना है तो वहाँ और लेबर को रखा जाएगा और लोग को भर्ती किया जाएगा। सो उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। तो ये पूरा एक चार्ट बताया है मैंने, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी हम अपने देश में और चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे। वही दूसरी चीज, दूसरा केस देखिए, जब स्पेंडिंग को यानी कि गवर्नमेंट अगर अपनी खर्चे को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो उससे क्या होगा, उससे ये सारा उल्टा हो जाएगा जो ऊपर वाला है। और एक खास चीज जो होगी वो मैंने नीचे लिख दी है, वो क्या होगी, इन्फ्लेशन में यानी कि महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया तो आपके हाथ में यानी कि पैसे नहीं है ना, डिमांड कम होगी मार्केट के अंदर। डिमांड जैसे ही कम होगी तो लोग वो जो है कंपनियां डिस्काउंट्स वगैरह देना शुरू कर देंगी, तो वहां पर महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। दूसरा यंत्र सरकार के पास क्या, टैक्सेशन। कैसे डील करेगी, भाई मेरे इतना सारा कंट्रोल पूरे देश में करना है तो टैक्सेशन से डील कर सकती है। जैसे कि दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स, जब आप इनकम टैक्स में जाओगे तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा, और अगर आप जीएसटी डिपार्टमेंट में चले गए, जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप काम कर रहे होंगे। सो आप देखिए यहाँ पे कैसे ये यंत्र को इस्तेमाल किया जा सकेगा, ये इस्तेमाल लिखा हुआ है ना। सो अगर आपने इनकम टैक्स या जीएसटी को कम कर दिया, यानी टैक्सों को कम कर दिया,
तो उस केस में क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई, तुम आज 10 लाख रुपए कमा रहे थे और सरकार ने क्या बोल दिया, पहले क्या था, तुम 10 लाख रुपए कमा रहे हो है ना, 10 लाख रुपए कमा रहे हो, पहले 7 लाख तक ही टैक्स फ्री था, उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता था। और उसके बाद भी क्या था कि वो पूरे के पूरे स्लैब रेट से देना पड़ता था। तो यानी कि अगर आप पहले 10 लाख रुपए कमा रहे थे तो आपको 10 के 10 लाख में से केवल 3 लाख रुपए पे छूट मिलती थी। वो जो शुरू वाले 3 लाख होते हैं, बाकी पे सारे पे टैक्स देना पड़ता था। अब सरकार ने बोल दिया कि भाई 12.75 पे कोई टैक्स नहीं है। सो अब 10 के 10 लाख रुपए आपके हाथ में रहेंगे, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना 10 लाख रुपए पे। सो आपका, मेरे को बताइए, इनकम लेवल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। सो इससे क्या होगा, आपके पास जो पैसे होंगे आप उससे और नई चीजें करेंगे, अपनी फैमिली को एंटरटेनमेंट करवाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, कोई वस्तु है और खरीद के लाएंगे, टीवी फ्रिज कूलर ले आएंगे, फोन ले लेंगे। सो कंजम्पशन बढ़ेगी आपकी, है ना। सो जैसी कंजम्पशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, तो आप इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ा रहे हैं। सो इससे भी एक पुश मिलता है, ठीक है। लेकिन अब सरकार चाह रही कि भाई ज्यादा पैसा तुम ना खर्च करो, है ना। जब आरबीआई ये सब चाहता था तो वो क्या करता था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ खेलता था। सरकार किसके साथ खेल रही है, टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे अब सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, है ना। टैक्स को बढ़ा दिया तो आप मान लीजिए सरकार बोल दे कि भाई आज के बाद ये 12.75 का खत्म हो गया, आज के बाद कोई भी आदमी 5 लाख से ऊपर कमाएगा तो उसे सीधा 20% या 30% टैक्स देना है। आप बताओ क्या कर लोगे आप सरकार का? सरकार क्या चाह रही है, इसका मतलब है कि आप खर्च ही ना करो पैसे, आपके ज्यादा पैसे अपने अंडर करना चाह रही है। सो टैक्स बढ़ गए तो डिमांड फिर अचानक से कम हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में पैसे ज्यादा बचेगा ही नहीं ना, सरकार ले गई टैक्स में। सो डिमांड अचानक से कम हो जाएगी और महंगाई पर इससे कंट्रोल में आ जाएगी। क्योंकि आप देखिए ना, जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो फिर कंपनियों को अपने दाम कम करने ही पड़ेंगे, सो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इससे इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है दूसरे वाले से, ये भी है एक, ठीक है। तीसरा यंत्र सरकार के पास कौन सा है, पब्लिक बोरोइंग, है ना। पब्लिक बोरोइंग में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जनरली होता है वो रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। तो सरकार अगर जो घाटा है, डिफिसिट है, वो बढ़ जाए, यानी कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और कमा कम रही है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो कहाँ से लाएगी पैसा? तो मैंने बताया था 3 तरीके होते हैं, या तो हमारे देश के लोगों से पैसा ले लिया जाए, है ना, या फिर विदेशों से ले लिया जाए। एक मैंने और बताया था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, मतलब 3-4 तरीके होते हैं जिससे कि हाँ, आरबीआई से ले लिया जाए, है ना। तो तीसरा वो हो गया। सो ये 3 तरीके ही होते हैं, सरकार उस घाटे को वहीं से पूरा कर सकती है। सो वही मैंने बताया कि सरकार उसके लिए क्या करेगी, डोमेस्टिकली अगर यहीं से उठाना है पैसा लोगों से तो क्या करेगी सरकार, बॉन्ड्स बना देगी, है ना। सो बॉन्ड्स बना दिए, एनएससी बना दी, किसान विकास पात्र बना दिया, ये कुछ तरीके होते हैं। बॉन्ड्स बेच देगी सरकार, वो एक गारंटी होती है बॉन्ड, है ना, कि कल को जो है हम आपको इतना रिटर्न देंगे इसके ऊपर, और बदले में पैसा उठा लेगी, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। तो बाकी फिर आरबीआई वाला और विदेशों वाला तो है ही है ना, वर्ल्ड बैंक वगैरह से। फिर इसके अलावा पर्पस की बात करते हैं तो भाई ये इसका क्या पर्पस होता है, बहुत ज़्यादा अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है देश में, कुछ योजनाओं में पैसे डालने हैं, वेलफेयर स्कीम्स में डालने हैं, फिजिकल डिफिसिट को मैनेज करना है ना, बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं। सो ये 3 तरीके हैं, 3 टूल है, खतरनाक टूल, जिससे कि हमारे देश की सरकार कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, मैंने वो बता दिया। एक है सार्वजनिक व्यय, एक है कराधान और एक है सार्वजनिक उधार। तो वही मैंने बताया कि खर्च अगर बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा, वहीं पर खर्च अगर कम कर दिया तो मुद्रास्फीति पे नियंत्रण किया जा सकता है। फिर कराधान में देखते हैं तो कर अगर जो है कम किया जाएगा तो आपकी आय बढ़ जाएगी और उपभोग और निवेश भी बढ़ जाएंगे। वहीं पे अगर कर को बढ़ा दिया जाए तो मांग कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो सकता है। फिर तीसरा मैंने बता दिया भाई, अगर सरकार जो है खर्चा ज़्यादा कर रही है और कमा कम रही है तो उसके पास जो है उसे उधार लेना पड़ेगा। वो उधार कहाँ से ले सकती है, 3 तरीके बताए थे, जिसमें से एक जो मैंने घरेलू वाला है उसमें सरकार बॉन्ड वगैरह जो है लोगों को बेचती है, उससे जो है पैसा उठा सकती है। अब है चौथा, ठीक है। सो ये है अदर फिजिकल मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। ये जनरलाइज्ड हैं, जैसे वो क्या कर सकते हैं, रेशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों का। अगर वो दाम कंट्रोल में लाया है ना, बोल दे कि भाई इस वस्तु के दाम को इतने से ऊपर नहीं किया जा सकता है ना। आप जैसे देखिए कि एमएसपी भी लेकर ही आती है गवर्नमेंट, है ना। सो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी तो ला सकती है ना, मिनिमम ला सकती है तो मैक्सिमम भी ला सकती है। सो वो हो गया एक तरह से प्राइस कंट्रोल। एक तरह ये भी तो किया जा सकता है, अलाउद्दीन खिलजी वाला कंसेप्ट कह लो आप इसको। फिर रेगुलेशन ऑफ वेजेस कर सकती है भाई, कि भाई दिहाड़ी जो है एक फिक्स कर दी जाए कि इससे कम आप दिहाड़ी नहीं दे सकते। ऐसे तो लोगों का शोषण हो रहा था भाई, कि महीने में जो है अगर सरकार बोल दे कि भाई तुम किसी को भी रख रहे हो तो तुम 20,000 से कम दिहाड़ी नहीं दे सकते, 20,000 से ऊपर ही देनी है, तो क्या हो जाएगा, तो भी कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, है ना। इसके अलावा इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, भाई गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये कुछ 3 चीज़ें और हैं जिनसे ये नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मोड में क्या क्या होता है। महिमा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, एक इसके लिए ना अलग वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कंसेप्ट ज़्यादा है, ये
कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हम जो है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ये हो गया कि खर्चा कितना कर रहे हैं ना और कमा कितना रहे हैं, फिर वहाँ पे जो डिफिसिट आ रहा है ना वो हिल जाता है पूरे का पूरा। सो उसको कैसे मेंटेन करना है, बस अभी के लिए इतना समझ लो। मैं एक वीडियो डाल दूंगा पेड कोर्स के अंदर, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैलकुलेशन से समझाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि वो जनरली पूछा नहीं जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मैंने एक वीडियो तैयार करके रखी हुई है, वो केवल और केवल आपकी समझ के पर्पज़ के लिए है, जो मैं डाल दूंगा 4.0 बैच के अंदर, तो उसको आप देख लीजिएगा। चलिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं हम कि क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट जब खर्चा बढ़ा देगी और टैक्सेस को कम कर देगी, ये एक्सपेंशनरी होगा कि फैलने वाली होगी, है ना। सो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा खर्च किया तो हमारा देश का चक्का जोर से घूमना शुरू कर देगा, ऊपर से टैक्स कम कर दिया और जोर से घूमेगा क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आ गया, लोग खर्च करेंगे। सो ये वो केस बन गया, है ना। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को दूर करना है। अब मैंने वही आपसे पहले भी बोला था भाई मेरे कि सरकार जो है बेरोजगारी को दूर कैसे करेगी, है ना। तो यही तरीका है, क्योंकि जब सरकार अपनी खर्चों को बढ़ाएगी, टैक्स को कम करेगी, तो उससे महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है। सो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि कोई भी नेता आके आपको वादा तो कर देता है कि मैं महंगाई को भी कम कर दूंगा, मैं आपका रोजगार भी लगवा दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, यानी कि वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वहीं पर आप देखिए कि इससे जीडीपी भी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, ये भी हमें मानना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें वही मैंने बताया कि भाई इन्फ्लेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकती है जब भी इस नीति को अपनाया जाता है, क्योंकि इससे पूरा देश फटाफट फटाफट आगे बढ़ने शुरू कर देता है। ठीक है, ये वैसा ही है कुछ कि आपने अपनी मोटरसाइकिल में तेल डलवाया और आप 120 की स्पीड से चलने लगे, लेकिन आपको पता है कि वो तेल भी जल्दी खत्म हो जाएगा, 120 की स्पीड से चलोगे। वहीं पर अगर आप 40 से 50 की स्पीड पर चलोगे तो आप लंबा डिस्टेंस कवर करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें बाइक आपकी एवरेज ज़्यादा देगी। चलिए फिर दूसरी मोड हो गया कॉन्ट्रैक्शनरी मोड। ये टाइट या फिर टाइट फिस्कल पॉलिसी इसको कह सकते हैं। इसमें सरकार क्या करेगी भाई, अपने खर्चे बिल्कुल कम कर देगी और टैक्स को भी बढ़ा देगी, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इससे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, इससे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, है ना, लेकिन इससे दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई बेरोजगारी बढ़ जाएगी, तो ये भी एक दिक्कत है। ठीक है जी, ये कब इस्तेमाल होती है, जब इन्फ्लेशन आया होता है, और ये वाली कब इस्तेमाल होती है, जब रिसेशन आया होता है। तो ये दोनों कब कब इस्तेमाल होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर तीसरी पॉलिसी होती है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि भाई सरकार कह रही है कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, बात खत्म हो जाती है, हम ज़्यादा करेंगे ही नहीं, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। सो ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। ठीक है, सो स्टेटस ऑफ क्यूओ, स्टेटस क्यूओ क्या होता है कि भाई जो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, तो इसमें स्टेडी स्टेट में चलेगी। एक स्टैग्नेशन भी आ सकती है इससे इकोनॉमी के अंदर भाई, कि तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ी नहीं रही क्योंकि तुमने रिस्क ही नहीं लिया। सो ये भी एक इशू आ सकता है ना। सो ये जनरली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है कि भाई आपके देश में एक अच्छी खासी इकोनॉमी मेंटेन हो गई, अब आप क्या करो, आपने एक अच्छा खासा, जब आपकी पूरी जीडीपी सही रेशो चल रही है, उसको मेंटेन करने की फिर कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो, तो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो ये वही हो गया, एक होगी विस्तारवादी नीति, एक होगी संकुचनकारी और एक होगी तटस्थ। क्वेश्चन देखते हैं, एज पर किनीशियन फ्रेमवर्क अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट ड्यू टू। भाई मेरे को बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो सकती है किनीशियन मॉडल के अकॉर्डिंग। सो मैंने अभी आपको बताया इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आप सोचो ना कि अगर डिमांड ही नहीं होगी, भाई किसी वस्तु की डिमांड ही नहीं है, तो पीछे से सप्लाई भी नहीं होगी, सप्लाई ही नहीं होगी तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा भाई मेरे। सो वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ये तरीका है। चलिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। भाई पहले जो क्वार्टर है ना, पहले 4 महीने में भी वही हाल रहा, अगले 4 महीने में भी वही रहा, है ना। सो पहले क्वार्टर में भी मंदी, दूसरे क्वार्टर में भी मंदी। सो ये कौन सा केस बन जाता है, ये आपका बन जाता है रिसेशन का केस बन जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो मंदी का दौर आ जाता है सी। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी किसका काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है भाई मेरे, वित्त मंत्रालय का काम है। चलिए अब हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी को कैटेगराइज कितने भागों में हम कर सकते हैं। आप देखिए कि 3 कैटेगरी हैं इसकी, एक है गवर्नमेंट की रिसीट्स, एक है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एक है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट की रिसीट्स ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बजट के अंदर, और गवर्नमेंट के खर्चे भी हम डिसाइड कर चुके हैं पहले, है ना। मैंने सारे आपको बता रखे कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, वो सारा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं से आप कोरिलेट उसको कर सकते हैं। बस तीसरे वाला अभी तक नहीं पढ़ा था क्योंकि वो इसी के अंदर आना था, तो वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सो वो इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं। सो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है ये आर्टिकल 266(2) में दिया गया है। सबसे पहले तो ये बता आपको रखनी है याद। अच्छा, ये आर्टिकल क्या एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, क्या ये गवर्नमेंट को ये बोलता है कि आपके पास ये सारे पैसे का अधिकार है? नहीं, ये गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको अधिकार नहीं देता है, उस पैसे का मालिक नहीं बनाता है, उसका कस्टोडियन बनाता है। प्लीज ध्यान रखिए, बैंकर या कस्टोडियन बनाता है, नॉट द ओनर। ये भी आपको ध्यान रखना, यही हमारे संविधान की ब्यूटी है कि सरकार
के हाथ में है वो सारा पैसा जो पब्लिक अकाउंट्स फंड के अंदर है, लेकिन सरकार उसकी मालिक नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है और सरकार को वो सारा पैसा पब्लिक के लिए लगाना है और वो अकाउंटेबल है, पब्लिक को बताएगी कि भाई ये पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। अगर आपको बताना ना पड़े, जैसे राजा महाराजा होते थे तो वो बताते नहीं थे कि कौन सा पैसा उन्होंने कहाँ लगाया, वो तो फिर क्या हो गया, वो मालिक हो जाते थे उस पैसे के। लेकिन सरकारें जो डेमोक्रेसी के अंदर काम करती हैं वो मालिक नहीं हो सकती उस पैसे की, केवल कस्टोडियन या बैंकर होंगी और ये डिसाइड करने में बस हेल्प करी होंगी कि इस पैसे को कहाँ लगाना है, ना कि उसकी मालिक बन के बैठे और जो है उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए पैसे के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा की फीचर की बात करते हो, मनी डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट, वो तो मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट की नहीं रहती है वो मनी, मस्ट बी रिपेड टू राइटफुल ओनर। भाई वो जितना भी पैसा है वो राइटफुल ओनर को जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कहीं किसी वो जो पूरा पैसा है अगर सरकार ने बॉन्ड्स की फॉर्म में किसी से उठाया है तो वो उस व्यक्ति को जाएगा। अगर कहीं पे किसी से किसी और फंड में लिया, आप देखिए जैसे पीएम फंड हमारा बनाया गया, अब सरकार उसका तो वही नहीं बता रही है ना, वो कहती है कि भाई इसको तो हम बताएंगे ही नहीं, है ना, जबकि आप देखिए वो लोगों ने ही पैसा जमा कराया पीएम फंड में, अब बता नहीं रहे हैं कि भाई कौन सा रुपया किसने दिया, कितना खर्च हुआ, कुछ नहीं बताया जा रहा। सो आप मेरे को बताइए, इसीलिए तो कांग्रेस चीख चीख के बोलती है घोटाला कर लिया इन्होंने, है ना, पहले जो है एक उसमें किया था इलेक्टोरल वाले में, है ना, अब इसमें कर दिया। सो पॉइंट यही है कि भाई आप ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रहे हो, आप पे विश्वास किया लोगों ने, है ना, प्रधानमंत्री पे, और इतना सारा पैसा डाल दिया अकाउंट्स में उस पीएम केयर फंड में। आप याद कीजिए कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने डाला, लाखों रुपए लोगों ने डाले, है ना। सो पॉइंट ये है भाई मेरे कि अगर वो पैसा दिया वहां पे तो उसके लिए वो अकाउंटेबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उस टाइम पे ले लिया जब जरूरत पड़ी और अचानक से आप बोल दिया बाद में जब स्थिति सही हो गई कि नहीं हम तो अकाउंटेबल ही नहीं है उस चीज के लिए। सो ये दिक्कत ना हो हमारे संविधान में, इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मस्ट बी पेड टू राइटफुल ओनर हो गया, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिचर। इस चीज के लिए जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का फंड होता है इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट के अंदर जो है आपको ये नहीं कि बिल लेकर आना पड़ेगा फिर वहां से प्रस्ताव पारित होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट खर्चा किया जा सकता है। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोविडेंट फंड हो गए, स्मॉल सेविंग्स हो गई, अदर डिपॉजिट हो गई, ये सारे के सारे इसका भाग होते हैं जो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आते हैं। तो मैंने यही बताया आपको, राजकोषीय नीति के 3 घटक होते हैं, एक है सरकारी प्राप्तियां, एक है सरकारी व्यय और तीसरा है भारत का लोक खाता। सो जो लोक खाता है वो अनुच्छेद 266(2) में उसका विवरण है हमारे संविधान में। इसके अनुसार जो है बैंक जो अपना सरकार है वो एक बैंकर या फिर एक अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है, ना कि वो मालिकाना हक सरकार के पास नहीं है ना, यानी कि वास्तविक स्वामित्व सरकार के पास नहीं है और ये धन भी सरकार का नहीं कहलाता है, जिसका है उसको वापस करना होता है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन की जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या आता है, भविष्य निधियां होगी, लघु बचतें होगी, अन्य जमा राशियां जो है इसके अंदर आती हैं। चलिए फिर बात करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन की। जी ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग फिस्कल डिफिसिट। भाई जो आपका अभी मैंने आपको बताया कि घाटा होता है, फिस्कल डिफिसिट होता है, उस घाटे को जनरली तो क्या हो सकता है कि वो हो सकता है धीरे धीरे घाटा बढ़ता जाए, है ना, कि भाई तुम खर्चा धड़ाधड़ कर जा रहे हो, कमाई कम होती जा रही है और घाटा बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन में क्या होता है कि भाई ये जो घाटा बढ़े जा रहा है इसको कम भी तो कर सकते हैं। कम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि भाई सरकार किसी भी तरीके से अपनी कमाई बढ़ाए। जैसे हमारे देश में सपोज कीजिए अभी टूरिज्म की इंडस्ट्री उतना हमने ध्यान नहीं दिया है, अगर हम टूरिज्म पे और ज़्यादा ध्यान दे दें तो हो सकता है सरकार के खाते में और ज़्यादा पैसे आ जाएं टूरिज्म की इंडस्ट्री से, है ना। सो बहुत सारे स्कोप्स है, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल बताएं। आप देखिए दुबई या गल्फ नेशंस को, वो टूरिज्म के सहारे मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। सो ये तरीके हैं, है ना, पैसे कमाने के कि सरकार किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। सो वो फिस्कल के घाटे को फिर जो आपके यानी कि आपको कम पैसा उठाना पड़ेगा, वो जो घाटा हो रहा है आपका, है ना, उसको रिकवर करने के लिए। तो सरकार का भी टारगेट है कि भाई 2040-50 तक किसी भी तरीके से जो है इसको कम कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, है ना, पूरे के पूरे घाटे को। इसके अलावा इंश्योर सस्टेनेबल गवर्नमेंट फाइनेंसिस, वो तो मैंने बता ही दिया है। रीज़न क्या है भाई मेरे, राइजिंग फिस्कल डिफिसिट एंड डेट जो है, आप देखिए 1990 में भी यही केस बना था और तब हमारा देश बिल्कुल दिवालिया घोषित हो रहा था क्योंकि इतने सारे हमने पैसे उठा लिए, है ना, डेट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया। तभी तो हमने 1991 के एलपीजी रिफॉर्म हम लेके आए थे, क्योंकि उस कर्जे को चुकाने के लिए पैसे ही नहीं थे, केवल 14 दिन के पैसे हमारे भारत की सरकार के अकाउंट में रह गए थे। सो कुल मिला के कहानी यही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई फिस्कल डिफिसिट अगर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि आपका कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, आप उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा उठा रहे होंगे। सो ये एक इशू आपके साथ रहेगा।
फिर मेजर्स की बात करते हैं तो बेटर टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज, कैसे आप किसको कर सकते हैं, क्या मेजर ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करो, सब्सिडियां जो आप दे रहे हो सभी को घटा दो या बंद कर दो, है ना, सब्सिडियां मत दो, है ना, तो ये एक तरीका हो सकता है। फिर डायरेक्ट बेनिफिट दो भाई खातों में। पहले क्या हो रहा है भाई, तुमने आड़ती को पैसे दिए, है ना, सरकार ने, आड़ती ने अपना कमीशन रख के जो है किसानों को दिए। इससे अच्छा कि भाई अगर वो कमीशन रख के ही दे रहा है, सरकार ने बोला इस आड़ती को यहाँ से बाहर ही निकाल दो, सीधा का सीधा हम किसान के खाते में ही दे देते हैं, सम्मान निधि वगैरह जो भी देना है। सो उससे किसान के हाथ में पैसे भी ज़्यादा पहुंचेंगे और जो है सरकार को कम पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो आड़ती कमीशन रख रहा था सरकार के कि ठीक है हम ही कमीशन कम करके इसको दे देते हैं, पहले भी तो किसान पे इतने ही जा रहे थे। सो आड़ती को क्यों बेनिफिट हो, ये भी एक तरीका है। सो इंप्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स अगर एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ा दी, सरकार ने शिकंजा कस लिया कि भाई ज़्यादा लोग टैक्स दो, तो उससे भी इस घाटे को कम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार की प्राप्तियाँ, सरकार की कमाई बढ़ेगी और ऑब्वियसली बात है फिर ये घाटा कम हो सकता है। फिर रिड्यूस कर दो लीकेजेस को, है ना। सो मैंने पहले भी आपको बताया था कि लीकेजेस जब भी होते हैं, जैसे अब किसी ने कैश निकाल के रख लिया कहीं पे, पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी अपनी, है ना, ब्लैक इकोनॉमी, सो उसका सरकार को बेनिफिट नहीं हो पाता है इस वजह से, या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा सेविंग करके रख ली और बैंक तक वो पैसा पहुंचा ही नहीं। सो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ना, ये नेता लोग तो सब घोटाला करते हैं, अरबों रुपए ये पता नहीं कहाँ कहाँ दफना के बैठे होते हैं, आपने कई सारी वेब सीरीज मूवीज़ तो देखी हैं। सो ये सारा क्या है, लीकेजेस हैं जो हमारी इकोनॉमी से पैसा बाहर हो जाता है। सो इसको रिड्यूस किया जाए, है ना। सो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, इंक्रीज होगा टैक्स टू जीडीपी रेशो, है ना, वाइडन हो जाएगा टैक्स का बेस, इसका मतलब ज़्यादा लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, एग्जाम्पशंस और कंसेशन जो सरकार देती है उसको कम कर दिया जाए। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे राजकोषीय जो आपका घाटा है उसको कम किया जा सकता है। चलिए, जो यहाँ पे मैंने फाइनली लिख दिया डिफरेंस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में, इधर फिस्कल लिखिए इधर मॉनेटरी लिखिए। सबसे पहले तो आप देखिए कि दोनों ही मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट हैं, एक तो ये हमें पता होना चाहिए, बस फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि ये सरकार तय करती है और ये सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई तय करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आरबीआई इसको तय कर रहा होता है। फिर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस करेगा इकोनॉमिकल कंडीशंस को, जबकि ये जो नीति होती है ये इन्फ्लुएंस करती है मनी की सप्लाई को और इंटरेस्ट के रेट को जनरली, है ना, कि तभी तो इसको मौद्रिक नीति या मॉनेटरी नीति कहते हैं। फिर आप देखिए मेजर टूल्स इसमें क्या रहेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग, यही सब हम पढ़ के आए। जबकि इसके अंदर क्या रहता है, इसमें रहता है बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओएमओ, बहुत सारी चीज़ इसमें हम पढ़ के आए थे, है ना। सो इसमें वो वाली रहती है। सो कुल मिला के ये दोनों का मैंने बता दिया, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर क्या है। यहाँ पे भाई जो है इसको देखती है सरकार, इसको देखता है सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, और ये जो है ये आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है, जबकि ये जो है मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को प्रभावित करती है। इसमें जो है इसके उपकरण कौन से हो सकते हैं, सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक उधार आदि, जबकि यहाँ पे बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो अब हमने यहाँ पे कवर कर लिया है फिस्कल पॉलिसी को और बजट को, ये सारा कंप्लीट हो गया है। और बजट का मैंने पहले ही बताया था कि अभी जो लेटेस्ट का बजट निर्मला सीतारमन जी लेकर आई हैं वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, यूट्यूब पे भी डाली है और पेड कोर्स में भी डाल रखी है 4.0 बैच में, वो आप वहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी वीडियो को आपको देखना है, उसको छोड़ना नहीं है, ताकि आपको करंट अफेयर के पर्पज से भी पता लग जाए कि बजट के अंदर लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने क्या बजट निकाला है। कह रहे हैं कि साइंस रामबाण बुक को अवेलेबल कीजिए। मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि अब जो है वो बुक अवेलेबल अभी फ़िलहाल के लिए नहीं होगी, हो सकता है 6-7 महीने भी ना हो। उस बुक को लेने का एक ही तरीका है कि आप अमेज़न पे जाए और एक कॉम्बो है हमारे जीके रामबाण और साइंस रामबाण का, वो हमने, क्योंकि वो अमेज़न के पास कुछ बुक्स रिजर्व्ड है, मैं आपको बता दूं, वो उस पर हमारा अधिकार ही नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना। वो अमेज़न ने ही हमसे ख़रीद कर रख लिया, ऐसे आप उसको कह सकते हैं। सो बेसिकली कुल मिला के कहानी ये है कि वो उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वो कॉम्बो ही बेचेंगे, है ना। उन्होंने ऑलरेडी हमें ये बोला था कि हम कॉम्बो ही देंगे। सो वही आखिरी की जो बची हुई है अमेज़न पे बची हुई है, बाकी सब बुक्स का कोई भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको साफ शब्दों में बोलूं। सो इसलिए आप देख लीजिएगा, वही है, कह रहे हैं बेस्ट क्लास है। धन्यवाद दीक्षा जी, धन्यवाद। सो ये तो अभी हमने एक भाग कवर किया है। सो अब दूसरा भाग कवर करते हैं, ये है FRBM एक्ट। सो FRBM एक्ट को भी इसी में कवर कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 15-1 मिनट का टॉपिक है और इससे बहुत सारे प्रश्न आए, तो फटाफट से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए 2003 में जो है इसको इंश्योर किया गया था और इसका मेन एम क्या था, एक तो इंटरजनरेशनल इक्विटी, फिर लॉन्ग टर्म का हमारा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए हमारे देश के अंदर, वो है क्या, मैं बताता हूँ आपको सारी बात, है ना। फिर रेवेन्यू का सरप्लस लेकर आना, रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट एंड बोरिंग, ये मेन है। ये जो रेड में मैंने कर दिया है ना, ये मेन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं इतनी देर से चीख रहा था कि भाई फिस्कल
जो आपका राजकोषीय घाटा है अगर वो बढ़ता जाएगा तो वो हमारी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। अब उसी घाटे को जो बढ़ता जा रहा है वो घाटा उसको कम कैसे किया जाए उसके लिए कुछ नीतियां बनाई गई थी, उसी को बोला गया एफआरबीएम। अब ध्यान दीजिए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो 2003 में आया है ना। इसी का मेन पर्पस क्या था भाई मेरे, कि एक तो हमारा घाटा जो है उसको कम करना है ना, और बोरिंग्स जो हम उठा रहे हैं इधर से उधर से कर्जे उठा रहे हैं उसको कम करना, और जो हमारा कर्जा ऑलरेडी है हमारे ऊपर उसको मैनेज करना, उसके ब्याज वगैरह कैसे देना है, कितना कर्जा चुका दिया जाए, है ना। अगर हम इस घाटे को कम कर दें तो हम कुछ कर्जा भी चुका सकते हैं, कुछ उसका ब्याज चुका सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। फिर फ्यूअर फिजिकल ऑब्स्टेकल्स टू मॉनेटरी पॉलिसी, भाई कि मॉनेटरी पॉलिसी में ज़्यादा टांग ना अड़ाई जाए, आरबीआई अपने तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई कर पाए। ये भी एक इसका मेन पर्पस था। ये जो रूल्स हैं हमसे ये पूछा गया था अभी लेटेस्टली पेपर में कि ये इंप्लीमेंट कब हुए थे, है ना। एक तो आए कब, आए तो है जो पास हुए वो 2003 में हुए, लेकिन पास होने में और ग्राउंड पे आने में अंतर होता है। पास 2003 में हुए हैं, जबकि ये ग्राउंड पे जो आपके इंप्लीमेंट हुए हैं वो जुलाई 2004 में हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग एफआरबीएम एक्ट, क्यों लेकर आए गए हैं एफआरबीएम एक्ट। तो मैंने अभी आपको पूरी सारा इसका एम बताया, ये 5-6 चीज कोई भी इसमें से ऑप्शन में आ सकती है कल को, तो मैंने तो आपको सारी चीज़ें बता दी है, एक भी नहीं छुड़वाई है। आप ध्यान रखिएगा इसमें कि इसका जो है रिड्यूसिंग गवर्नमेंट बोरिंग, भाई गवर्नमेंट की बोरिंग को कम करना इसका मेन पर्पस था एफआरबीएम का, कि गवर्नमेंट ने जो उधारियां उठा रखी थी उसको कम करना है, अब ज़्यादा उधार नहीं उठाना है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन दूसरे ऑप्शन आप देखें, रेगुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इंक्रीजिंग फिजिकल डिफिसिट, भाई कम करना है उल्टा फिजिकल डिफिसिट, ये तो उल्टी बात लिख रहा है। फिर प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, भाई फॉरेन ट्रेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉरेन ट्रेड को करना होगा तो एलपीजी रिफॉर्म ऑलरेडी हमने लेकर आए हैं, हम एफडीआई को बढ़ाएंगे, वो सब काम करेंगे, वो इसमें क्यों करेंगे, है ना। इस पॉलिसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। सी इसका सही उत्तर है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट में सीधा लिख, इसको बार बार ये आएगा, इसको मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा एफआरबीएम, है ना। एफआरबीएम का जो एक्ट है, इनेक्टेड इन विच ईयर, कौन से साल में इनेक्ट हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इनेक्ट जो होता है वो जो बनता है, पास जो होता है, इनेक्ट का मतलब हो गया कि पास कब हुआ, तो पास जो हुआ है वो 2003 में हुआ है, और जो लागू हुआ है ना, आपका लागू हो गया या फिर इफेक्ट में आता है जो ग्राउंड लेवल पे, वो 2004 में आता है, ठीक है। चलिए, विच लॉ वाज पास्ड इन 2003 टू मेक गवर्नमेंट लीगली अकाउंटेबल फॉर इट्स फिजिकल डिफिसिट, भाई इस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के ऊपर ये कंपल्शन थी कि अपने घाटे को किसी भी तरीके से कम करना है। इसके लिए अकाउंटेबल बना दिया गवर्नमेंट को। ये कौन सा एक्ट है? एफआरबीएम है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, यानी एफआरबीएम एक्ट 2003। चलिए अब इसके मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। आप देखिए कि इसके मेन प्रोविजन क्या है कि फिजिकल डिफिसिट टू बी रिड्यूस्ड टू नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल डिफिसिट है ना, आप देखिए ये जो फिजिकल डिफिसिट है इसको आप जीडीपी के 3% से कम नहीं कर सकते हैं। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है ना, एक्सपेंशनरी मोड में चल रही है, हम फूलते फूलते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट के चक्कर में हम क्या करें कि भाई हम बोले कि नहीं नहीं हमें तो इसको तुरंत से कम करना है, अगर हम आज तुरंत से अपने घाटे को कम करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है सरकार खर्चा कम करेगी, सरकार लोगों पे टैक्सेशन ठोकना शुरू कर देगी, बहुत सारी नीतियां उल्टी हो जाएंगी। उससे क्या होगा, सरकार का घाटा तो कम हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस घाटे से हमारे देश की जीडीपी हिल जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि आप एक्सपेंशनरी मोड पे जा रहे हैं, अचानक से आपने कॉन्ट्रैक्शनरी मोड कर दिया। भाई आप तुम 120 की स्पीड पे जा रहे हो, अचानक से ब्रेक ठोक दिए, क्या होगा? बुड़क के आगे जाओगे और क्या होगा, वही वाली कहानी है। इसीलिए मैंने बोला कि ये इसीलिए 3% की लिमिट रखेगी कि भाई जो जीडीपी का 3% जो है ना, ये देखिए लिखा हुआ है ना, फिजिकल डिफिसिट टू बी रिड्यूस टू नॉट मोर देन 3% ऑफ जीडीपी, है ना। 3% से ज़्यादा रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, उस एंगल से इसको हमें अप्लाई करना है। फिर रेवेन्यू डिफिसिट इसके अंदर टू बी एलिमिनेटेड बाय 31 मार्च 2009-10, उस टाइम पे जब बनाया गया था 3 में, तो इसका टारगेट था कि भाई जो रेवेन्यू, मैंने बताया था आपको कि रेवेन्यू डिफिसिट अलग होता है और प्राइमरी डिफिसिट अलग होता है, मैंने कई सारे डिफिसिट आपको बताए थे, है ना। जो रेवेन्यू का केवल डिफिसिट है ना, रोजमर्रा का जो डिफिसिट है वो 31 मार्च 2009-10 तक कम करना था, यही इनका टारगेट था, इवन एलिमिनेट करने का ही टारगेट था, ठीक है, ताकि उसके बाद रेवेन्यू का सरप्लस हमारे पास आना शुरू हो। अगर रेवेन्यू का सरप्लस आना शुरू हो गया, इसका मतलब सरकार की हर साल की कमाई बढ़ गई, और उस कमाई के बढ़ने से क्या होगा, आप समझो ना कि अगर आपके रुपए आपके हाथ में बढ़ गए, है ना, आपकी अचानक से सैलरी बढ़ जाए, तो आपका जितना भी कर्जा आप उसको चुकाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम हो, तो सरकार भी उस कमाई से, रेवेन्यू के सरप्लस से ही इसको कम कर सकती है, यही एक तरीका है, ठीक है। उसके अलावा एनुअल रिडक्शन टारगेट, भाई ये एनुअल रिडक्शन टारगेट क्या है कि फिजिकल डिफिसिट जो है आपका वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय 0.3% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर।
जितनी भी आपकी जीडीपी है उसका 0.3% हर साल जो है घाटा कम करते जाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा 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 ही हम कम करें, जिससे कि हमारी जीडीपी में ज़्यादा अंतर ना आए, ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू डिफिसिट रिड्यूस बाय 0.5% एवरी ईयर, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो फिजिकल डिफिसिट है, राजकोषीय घाटा जो वो 0.3% कम करना है हर साल, जबकि रेवेन्यू डिफिसिट जो था वो 0.5% हर साल कम करना इसका टारगेट था। इसके अलावा इफ टैक्स रेवेन्यूज आर इनसफिशिएंट एडजस्टमेंट मस्ट कम थ्रू रिड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आप ध्यान रखिए। मैंने जब अभी आपको क्या समझाया कि भाई सरकार खर्चा फुल फ्लैग कर रही थी, अब वो फुल फ्लैग खर्चा करने के लिए कहीं ना कहीं से कर्जा उठाना पड़ेगा, लेकिन उस केस में आप देखिए कि दो तरीके होते हैं उसको खर्चे को पूरा करने के लिए। या तो आपका टैक्स आपके हाथ में ज़्यादा आ जाए सरकार के, है ना, टैक्स ज़्यादा रुपया दिया लोगों ने तो वो उस खर्चे को जो है मेंटेन किया जा सकता है, या फिर कहीं से कर्जा उठा के, यही दो तरीके हैं। तो उसने यही बोला कि अगर उस साल में टैक्स गवर्नमेंट को इतना नहीं आ पाता है और खर्चे धड़ाधड़ चल रहे हैं, तो हम जो है एक्स्ट्रा कुछ भी लोन वगैरह नहीं उठाएंगे, हम क्या करेंगे उसमें रिड्यूस कर देंगे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, है ना, खर्चों को। भाई सरकार के खर्चों को कम करने की कोशिश की जाएगी ताकि देश के जो वो एक फिजिकल डिफिसिट आ रखा है, राजकोषीय घाटा आ रखा है, उसको ठीक किया जा सके। उसके बाद डिफिसिट टारगेट्स मे बी एक्सीडेड ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। अभी आप देखिए कि अभी तो ये रखे हुए थे टारगेट्स है ना डिफिसिट के, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी समय में हमारे देश के अंदर अचानक से कुछ ऐसी आपदा आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए कि जिस केस में हम ये सब चीज़ें फॉलो ना कर पाए, है ना, कि हमने तो बोल दिया कि ये 0.3% कम करेंगे, ये 0.5% कम करेंगे, लेकिन आप हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कर पाए। भाई अब अर्जेंट नीड आ गई तो आपको हो सकता है कि खर्चा सरकार को बढ़ाना भी पड़े। कोविड की सिचुएशन आ गई थी, अब जैसे ईरान और यूएस के चक्कर में तेल के अंदर क्राइसिस आ सकता है, एलपीजी के अंदर, तो सरकार को खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है। आप देखिए ना, सरकार के पास पेट्रोल के अंदर जो है आप देखो पर बैरल जो है $10 का पहले जो है $10 में कम से कम जो मुनाफा होता था। अब अभी तक हमारी जेब तक वो जो है इफेक्ट नहीं पहुंचा है। आप देखो अभी जो है सरकार वो $10 अपनी कमाई से कम कर रही है। अगर वो अपनी कमाई से कम कर रही है तो इसका मतलब है कि महंगाई ना बढ़ जाए, है ना, उसको कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं नीति सरकार की चल रही है। करने को तो वो ये भी बोल सकती थी कि भाई ईरान और इसके वॉर के चक्कर में तेल महंगा होगा, हम क्या करें, तो बढ़ा दो, तो बढ़ा दो, तो लेना पड़ेगा लोगों को, वो तो इतनी एसेंशियल कमोडिटी है। लेकिन सरकार ने अभी तक वो नहीं किया है, ये भी आप ध्यान दीजिए। सो मेरा पॉइंट यही है कि अब क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन है, सरकार उस चीज़ में आप देखिए कि खर्चा अब बढ़ा रही है। एक तरह से सरकार का प्रॉफिट अगर कम हो रहा है या सरकार की कमाई कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा तो एक तरह से इनडायरेक्टली देखा जाए तो बढ़ ही रहा है एक तरह से, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अचानक से अराइज हो जाती है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी की हो, या नेशनल सिक्योरिटी की कोई कंसर्न हो, हम युद्ध में चले जाएं किसी भी तरीके से, जैसे ईरान अभी युद्ध में गया हुआ है। सो वहाँ की सरकार जो है ऑब्वियस ही बात है ना, उनका पूरा फोकस यूएस के साथ युद्ध लड़ने में है, ना कि लोगों के वेलफेयर के लिए सोचना उस टाइम पे शुरू करेंगे। अपने देश को पहले बचाएंगे ना, लोगों के वेलफेयर के बारे में बाद में सोचेंगे, है ना, लोगों के बेनिफिट के बारे में, मॉनिटरी बेनिफिट के बारे में बाद में सोचेंगे। सो ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर कुछ और भी सिचुएशंस बनती है, एक सेकंड मेरे को दीजिए। एनटीपीसी के लिए भी यही इस्तेमाल करना है, जितने भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं सारा एनटीपीसी के लिए यही काम आपको करना है, ठीक है। अच्छा, इसी में ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसी में ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, एक आप ध्यान में रखना, कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर जो है हमारे देश के अंदर कृषि जो है कोलैप्स हो जाए उस केस में भी हो सकता है, या फिर स्वीयर इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए उससे हो सकता है, या फिर एक क्या हो सकता है आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हों, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। सो इनकी वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार ये 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से हम जो है ये एस्केप प्लान्स है भाई, कि जरूरी नहीं है कि उस केस में हमें डेफिसिट टारगेट को ही फॉलो करना है, हमारा खर्चा बढ़ भी सकता है सरकार का। सो उससे ऑब्वियसली बात है फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ने देना इस केस में रोकने की कोशिश नहीं करनी है। सो एफआरबीएम में मैंने बता दिया कि क्या क्या टारगेट है। जीडीपी के 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए राजकोषीय घाटा, ये टारगेट रखा गया। फिर राजस्व घाटा जो है 31 मार्च 2009-10 तक इन्होंने बोला कि हम कम करेंगे या खत्म ही कर देंगे। 2003 में एक्ट आता है और 9-10 तक इनको खत्म करना था। फिर वार्षिक कमी के लक्ष्य की बात करते हैं तो हर साल जीडीपी का 0.3% कम करना है भाई मेरे राजकोषीय घाटा, और राजस्व घाटा जो है 0.5% कम करना है हर साल। और वही मैंने बताया कि घाटे को जो है कुछ कंडीशंस में जो है कम नहीं करना है, जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं जुड़ी हों, या प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, या कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो जाए, या हमारा जो है कृषि के अंदर जो है कृषि में हम दिवालिया हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों में नहीं करना है, ठीक है, उसको कम।
चलिए सवाल देखते हैं। एज पर द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट FRBM 2003 द एक्चुअल डिफिसिट में एक्सीड द टारगेट ओनली ऑन। तो मैंने क्या बोला कि भाई डिफिसिट जो है वो टारगेट से भी ज़्यादा हो सकता है। किस कंडीशन में? यहाँ दो कंडीशन दी है, एक लिखा है नेशनल सिक्योरिटी और एक लिखा है नेशनल कैलेमिटी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है। बाकी इसकी 3-4 पॉइंट और भी हैं, है ना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गया, एग्रीकल्चर में दिक्कत आ गई, इकोनॉमिक टर्न डाउन आ गया, सो वो सारे भी यहाँ पे लिखे हो सकते थे। तो फिर उस कंडीशन में वो सारे हो जाते हैं। सो उत्तर यहाँ पे बोथ 1 और 2 हो जाएगा। फिर FRBM एक्ट 2003 रिक्वायर्स रिडक्शन इन रेवेन्यू डिफिसिट बाय डैश ऑफ GDP एवरी ईयर। सो प्लीज ध्यान दीजिए, ये रेवेन्यू डिफिसिट की बात कर रहा है। सो रेवेन्यू डिफिसिट जो कम होना चाहिए वो 0.5% होना चाहिए। अगर फिजिकल डिफिसिट पूछ लेता तो वो 0.3% उसका उत्तर हो जाता। और वैसे तो यहाँ 0.3% दिया नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 0.3% दे देते तो फिर आप कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाते उस केस में। सो फिजिकल डिफिसिट 0.3% है, जबकि रेवेन्यू डिफिसिट जो है ये टारगेट कितना था? 0.5%। सो ये दोनों ही आपको पता होनी चाहिए इसमें। फिर फिजिकल FRBM जो है वो मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रिड्यूस फिजिकल डिफिसिट टू नॉट मोर देन डैश ऑफ GDP, कि भाई कितने से मतलब इतनी GDP से कम नहीं जाना चाहिए हमारा डिफिसिट जो है। वो कितनी बात कर रहा है ना? सो वो जो है वो 3% से की बात कर रहा है, जो मैंने सबसे पहली लाइन ही बताई थी। उसके बाद फिजिकल कंसोलिडेशन हैज रिमेन टारगेट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट वाज द टारगेटेड फिजिकल डिफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP अंडर ओरिजिनल FRBM एक्ट 2003। सो ओरिजिनल FRBM में 3% रखा था टारगेट, अभी तो मैं बता के आया हूँ। सो क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज हुई है। ये NTPC ग्रेजुएट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी आ रहे हैं यही क्वेश्चन। इसके अलावा अब कुछ मेन प्रोविजंस देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं भाई मेरे। जैसे मैंने अभी बताया, अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस जब होते हैं तो उसमें जो है FRBM की कोई ऐसा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर टेम्परेरी कैश मिसमैच एडवांसेस। ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार जो RBI से लिए जा रही है पैसे, उससे क्या दिक्कत होती है कि RBI का खर्चा जो है जब बढ़ेगा, है ना, RBI के अंदर भी तो एक घाटा आ जाएगा। सो RBI इतना उसकी पोजीशन हिलने का मतलब है पूरा देश हिलना, ठीक है। सो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये इसीलिए कंडीशन लग दी गई कि ये नहीं कि सरकार हर दूसरे दिन RBI से पैसे निकलवाने लग जाए। इवन उर्जित पटेल के टाइम पे तो उन्होंने तो रिजाइन ही दे दिया था कि सरकार जबरदस्ती पैसे निकलवा रही है ना, तो वो एक अलग खेल चल रहा था। फिर 2006-07 ऑनवर्ड्स जो RBI है दैट कैन नॉट सब्सक्राइब टू प्राइमरी इश्यूज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। सो RBI का जो गवर्नमेंट की प्राइमरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, उनमें भी RBI जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकता, उनसे जो है RBI को दूर कर दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मेजर्स के अंदर आप देखिएगा कि जब भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है फिनेंस मिनिस्टर देंगे तो उसके साथ 3 जो है चीज़ें और देंगे, 3 की पॉलिसी स्टेटमेंट और देंगे, ठीक है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स यहाँ पे स्पेस डाल लेना, ठीक है, स्पेस डाल लेना, फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो एक स्टेटमेंट कौन सी देंगे? मीडियम टर्म फिजिकल मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये देंगे। दूसरी क्या देंगे? फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। और तीसरी क्या देंगे? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारे वित्त मंत्री होंगे उस टाइम पे वो क्या करेंगे? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फरवरी के एंड में देते हैं जनरली, है ना। सो फरवरी के अंदर जब भी देंगे बजट के साथ, AFS के साथ साथ ये 3 जो है स्टेटमेंट उनको और देनी पड़ेंगी। ये भी तीनों पॉलिसी की स्टेटमेंट है ना। सो इसके अलावा क्वार्टरली रिव्यूज ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मस्ट लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो इनके जो क्वार्टरली रिव्यू हैं, हर क्वार्टर में जो है इनका रिव्यू आएगा, वो इनको जो है दोनों हाउसेज के सामने रखना पड़ेगा। सो कुल मिला के FRBM का मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो केंद्र सरकार है वो ऐसा नहीं कि बार बार जो है RBI से उठा रही है पैसे, एक तो ये हो गया है ना, और दूसरा RBI जो है वो सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों को जो है सब्सक्राइब नहीं कर सकता था। इसके अलावा पारदर्शिता के लिए क्या किया गया कि भाई एक तो मेन जो आप रखेंगे जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है वो तो रखेंगे ही, उसमें साथ में 3 जो विवरण है और सरकार देगी, एक तो ये हो गया। और इसके अलावा हर तिमाही में, है ना, हर क्वार्टर के अंदर जो है जितनी पूरी की पूरी इन सब की रिपोर्ट जो है सदन के सामने, दोनों पार्लियामेंट हाउसेस के सामने रखी जाएगी ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। सो ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, मीडियम टर्म फिजिकल स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा है। एज पर द FRBM विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेड, प्लीज ध्यान दीजिए, नॉट लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अलोंग विद AFS। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि AFS जो होता है इसके साथ
3 स्टेटमेंट और जाएंगी, है ना, एक एएफएस हो गया और 3 ये हो गई, तो टोटल 4 स्टेटमेंट जो हैं कहाँ पे रखनी होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष रखनी होती है। सो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी नहीं रखनी होती है, ये आपसे पूछ लिया गया। सो आप मेरे को बताइए कि मीडियम टर्म वाली रखनी होती है, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी रखनी होती है, ये सही बात है। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वाली स्टेटमेंट रखनी होती है, सही बात है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं रखनी होती है। आप देखो कहीं भी मैंने इन तीनों में मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लिखा है। मीडियम टर्म है, फिजिकल पॉलिसी है, मैक्रो इकोनॉमिक है, लेकिन मीडियम टर्म मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी इसका पार्ट नहीं होती है। सो ये इसका उत्तर डी हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था। फिर पूछ रहा हाउ मेनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आर मैंडेटेड बाय फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट विद द बजट। सो एएफएस कह लो, एएफएस कह लो, या उसी को ही हम बजट भी बोल देते हैं। उसके साथ कितनी और रिपोर्ट्स या कितनी और स्टेटमेंट देनी होती है, 3 और देनी होती है। सो आप देखिए 2 प्रश्न इसी के, केवल इतनी सी बात के 2 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। फिर आप देखो कि एनटीपीसी में भी इस पर प्रश्न बना। So in the post-reform era, fiscal prudence became central to economic stability. Which of the following act was enacted in 2003? तो ये तो सीधा ही पूछ लिया, तो ये तो एफआरबीएम एक्ट होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं। सो ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है एफआरबीएम वाला, ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट पे अप्लाई करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ स्टेट्स भी इसको फॉलो कर सकती है, जैसे कि हमारी 26 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको सिमिलर चीज़ को जो है सिमिलर लॉज को फॉलो किया। सभी ने नहीं किया, इसीलिए मैंने लिखा केवल 26 स्टेट्स ने किया, ना कि सभी ने, है ना, वो उनकी मर्जी है उसमें। सो इसके अलावा अगर कंसर्न्स देखते हैं एफआरबीएम के, सो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी चिंता जताई कि भाई इतने स्ट्रिक्ट डिफिसिट टारगेट रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारत के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना बंद कर दें, है ना, लोगों के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, पता लगे कि खर्चे ही बस बचाने में लगे हुए हैं। सो सरकार बिजनेसमैन नहीं हो सकती है ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्रिटिक्स यहाँ पे सरकार को झेलने पड़े कि आप वेलफेयर स्कीम खराब कर दोगे, आप सब्सिडियाँ नहीं दोगे, आप स्पेंडिंग नहीं करोगे सब जगह पे, क्योंकि आप उसमें कटौती करने की सोच रहे हैं। सो ये भी एक इशू यहाँ पे सरकार को फेस करना पड़ा है। फिर एफआरबीएम की सबसे पहली रिव्यू कमेटी जो 2002 से 3 के अंदर बनी थी, कुछ लोग इसमें बार बार एनके सिंह कमेटी लिख देते हैं। एनके सिंह कमेटी भी रिव्यू के लिए है, लेकिन जो सबसे पहली कमेटी है वो केलकर कमेटी है, विजय केलकर कमेटी है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जिसके चेयरमैन कौन थे, विजय केलकर थे, ठीक है। सो किसकी चेयरमैनशिप में हुए, विजय केलकर की चेयरमैनशिप में हुए। सो केलकर कमेटी सबसे पहले 2002-3 वाली है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसा पूछा गया ये आपको पता होना चाहिए। सो इसमें क्या था, इसको ही केलकर टास्क फोर्स भी बोला गया था, ठीक है, केलकर टास्क फोर्स बोला गया था। इसी ने पूरा रोड मैप तैयार किया था। किस चीज़ के लिए रोड मैप तैयार किया था, इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को लेके और सब्सिडीज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फिजिकल पॉलिसी को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। यानी जो इनका मेन टारगेट था ये 3 चीज़ का था, एक तो टैक्स रिफॉर्म लेकर आया जाए, दूसरा सब्सिडियों को रिड्यूस कर दिया जाए, तीसरा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए फिजिकल पॉलिसी को। सो कहने का ये मतलब है कि एफआरबीएम के लिए एक तरह से नींव पत्थर जो है वो इसी ने रखा है, जबकि लोग जनरली एनके सिंह कमेटी को उठा के लिख देते हैं। एनके सिंह कमेटी वाला जो सीन है वो 2016-17 का केस है, ठीक है। सो ये जो है ये 2002-3 का। सो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये उस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है जी। ये एफआरबीएम वाला हो गया। सो इसके बाद हम देखते हैं कि भाई एफआरबीएम रिव्यू कमेटी वो सेटअप किस लिए सेटअप की गई थी। एक तो बेसिक एफआरबीएम फ्रेमवर्क बताना था कि भाई इसमें क्या करने वाले हैं, दूसरा रिवाइज एंड मॉडर्नाइज इट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। भाई भारत में ऐसा तो है नहीं कि पहले जैसी सब कंडीशन है। सो उस टाइम पे जो इकोनॉमी बदल रही थी उसके तहत हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। फिर तीसरा क्या था, सुटेबल फॉर इंडियाज फ्यूचर ग्रोथ पाथ, कि इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पाथ के लिए क्या क्या सुटेबल है वो इसमें मेजर्स को अडॉप्ट किया जा सके एफआरबीएम में, ठीक है। सो ये 3 जो है मेजर चीज़ें इसमें एफआरबीएम में रखी जा रही थी। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन डैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप ए कमेटी टू रिव्यू द फिजिकल रिफॉर्म्स एंड सजेस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर। सो विजय केलकर वाला जो केस बनता है ये 2002-3 का बनता है, तो उत्तर जो है ये 2002-3 हो जाएगा। In 2002-3, the government of India set up a committee to review fiscal reforms both in respect of direct and indirect taxes under the chairmanship of. So किसकी chairmanship में जो है ये किया गया था, ये देखिए इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का जब भी आएगा, है ना, ये स्टार मार्क कर लो, टैक्स वाला जब भी आएगा आपको ये ध्यान रखना है कि ये विजय केलकर वाला ही आएगा। सो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं भाई मेरे कि एफआरबीएम जो हम बोल रहे हैं, है ना, इसमें 4 इसके फिजिकल इंडिकेटर होते हैं, है ना, 4 fiscal indicators to be projected in medium term fiscal policy statement। वो जो 3 स्टेटमेंट बताई थी ना, उसमें एक मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट जो थी, जो एएफएस के साथ हमें देनी होती है। इस वाली स्टेटमेंट के अंदर हमें ये 4 चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट करनी पड़ती हैं। एक है रेवेन्यू का डिफिसिट, एक है फिजिकल का डिफिसिट, एक टैक्स का रेवेन्यू, और चौथा जो है टैक्स लायबिलिटी। कल को पेपर में पूछा जा सकता है कि मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में कौन सी चीज़ दर्शाई जाती है। सो ये चारों चीज़ें दर्शाई जाती हैं, ये आ सकता है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है।
इसके अलावा एफआरबीएम एक्ट सेट्स टारगेट फॉर फिजिकल डिफिसिट एंड रेवेन्यू डिफिसिट। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि एफआरबीएम जो है इन दोनों के लिए कि भाई फिजिकल डिफिसिट कितना होना चाहिए और रेवेन्यू डिफिसिट कितना होना चाहिए। इतनी देर से हम यही तो बकवास कर रहे हैं और क्या करने हैं, एक को 0.3% से कम करना है, एक को 0.5% से कम करना है। तो ये वही सब लिखा है, उनके लिए टारगेट सेट करता है। फिर अगली बात आती है एनके सिंह कमेटी की। भाई अब एनके सिंह कमेटी ने भी इसी की रिकमेंडेशंस दी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। इसके ड्यूरेशन में क्या होता है, एनके सिंह कमेटी जो है लगभग 2016-17 की बात है, इन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एफआरबीएम एक्ट को उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि वक्त के हिसाब से आपको चीजों को बदलना पड़ता है। इन्होंने डेट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के साथ इसको चेंज कर दिया, यानी कि डीएमएफआरबी। ठीक है, डीएमएफआरबी हो गया। जो एफआरबीएम था वो क्या बन गया, डीएमएफआरबी। ठीक है, सो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, डीएमएफआरबी बन गया ये। सो यहाँ पे जो इन्होंने टारगेट रखा, आप देखिए फिजिकल डिफिसिट का टारगेट रख दिया 2.5% ऑफ जीडीपी। पहले 3 रखा गया था, अब 2.5 रखा गया यहाँ पे। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी डेट टू जीडीपी रेशो तो भाई बहुत ही गंदी रही है। पहले भी हम 80-80, 85-85 पे लटके पड़े थे, आज की डेट में भी हम 81-82 पे लटके हुए हैं। सरकार का टारगेट है कि 2040-50 तक किसी भी तरीके से आधी हो जाए इसके, है ना, 50% पे पहुंचना। लेकिन डेट टू जीडीपी रेशो इन्होंने बोला भी सेंटर की सरकार की 38.7% रखनी है, स्टेट की 20%, ये टारगेट है। मैंने क्या बोला, हमारी आज की डेट में 80-81 हो रखी है डेट टू जीडीपी रेशो, ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है, इसीलिए सरकार ये पॉलिसियां अपना रही है। फिर और क्या सजेस्ट किया, फिजिकल काउंसिल, है ना, इंडिपेंडेंट एक बॉडी बना दी फिजिकल काउंसिल, वो सजेशन नहीं दिया इसने। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग वॉर, नेशनल कैलेमिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, ये भी मैंने बता दिया भाई, ये 3-4 पॉइंट थे जिनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, उस टाइम पर सरकार खर्चे बढ़ा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने इंफेसाइज किया कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। भाई मॉनेटरी, मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति है, इन दोनों को अलाइन करने के ऊपर जो है इसने जोर दिया है। सो कुल मिला के आप देखिएगा कि ये जो मैंने आपको वो बताई थी 3 विवरण बताए थे, उसमें से जो मध्यम अवधि वाला विवरण है उसमें ये 4 चीज़ें आएंगी। और एफआरबीएम एक्ट जो है बेसिकली अधिनियम जो है वो 2 चीज़ों पे काम करेगा, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के ऊपर। जबकि उसके बाद एनके सिंह समिति जब आती है तो वो क्या करती है, एफआरबीएम से इसको डीएमएफआरबी पे चेंज कर देती है। वही सब ये लिख रखे, ये 2017 की है। और यहाँ पे टारगेट रखा जाता है राजकोषीय घाटे का 2.5% ऑफ जीडीपी, और ऋण टू जीडीपी रेशो केंद्र सरकार की 38.7% पे लेकर जानी है और राज्यों की 20% पे, यही इसके ऊपर फोकस था। चलिए, सो एनके सिंह कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 2016 वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किससे संबंधित है, तो मैंने क्या बोला, रिव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट जो है इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो 2003 का एफआरबीएम एक्ट था उसको अब रिव्यू किया गया और उसके हिसाब से बदलाव कर दिया गया, उसी को डीएमएफआरबी बना दिया गया विद न्यू चेंजेस। सो एस्केप क्लॉज मैंने आपको पहले ही बताया भी भाई, कब ये रिलैक्सेशन देती है ना। सो रिलैक्सेशन कब देगी भाई मेरे, एक तो मैंने बताया था वॉर में, नेशनल कैलेमिटी में, इकोनॉमिक स्लो डाउन में, एग्रीकल्चर में कुछ इशू आ जाए तो उसमें जो है रिलैक्सेशन होता है। साथ में लिमिट क्या रखेगी, अप टू 0.5%, है ना। सो पहले जो लिमिट थी, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसमें मैक्सिमम जो है आप इतना ही घाटा कर सकते हैं, है ना, घाटे को कम कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते। 0.5% की एक तरह से उसने लिमिट यहाँ पे तय कर दी, ये आप कह सकते, ठीक है। सो रिकमेंड किसने की थी, एनके सिंह कमेटी ने की थी। और मेन क्या हो सकता है, अलाउ कर दिया आरबीआई को पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन, एक ये बात ध्यान में रख लेना, है ना। इसके अलावा ये कब यूज़ हुई थी, तो 2020 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आपको पता है पूरे दुनिया में आई थी कोविड की वजह से, है ना। सो निर्मला सीतारमण ने उस टाइम पे इसको जो है लॉन्च किया था। सो ये वही होगी। एस्केप क्लॉज मैंने बता दिया, मेन एक तो 0.5% की सीमा रखी गई है, दूसरा युद्ध, राष्ट्रीय आपदा और आर्थिक अंधी कभी भी हो जाए उस केस में हम इस पूरी नीति को से बाहर आ जाएंगे और खर्चे ज़्यादा बढ़ा देंगे। उस केस में हम डिफिसिट के बारे में नहीं सोचेंगे, घाटे के बारे में नहीं सोचेंगे। और मुख्य बिंदु की बात करें तो एनके सिंह ने जो है इसको रिकमेंड किया था। इसके अलावा सरकारी जो बॉन्ड की नीलामी है वो आरबीआई भी कर सकता है, वो भी भागीदारी में पार्ट ले लेगा। और साथ में निर्मला सीतारमण ने 2020 में इसको लॉन्च भी किया था। सो कुल मिला के आपने ये जो पूरा कंटेंट पढ़ा है ये रामबन 4.0 का कंटेंट है, 0 to हीरो लाइव बैच का भाई मेरे, है ना। सो जिसमें मैं एसएससी रेलवे दोनों को टारगेट कर रहा हूँ। और ये बैच आप कहाँ से ले सकते हैं, ये जीवी कक्षा एप्लीकेशन से ले सकते हैं। ऐप का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी तरफ से आप देख पा रहे होंगे कि मैं 100% दे रहा हूँ, 1% भी आपको हमारे कंटेंट में कोई कमी नज़र नहीं आ रही होगी। सो कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से इस बार आपका सिलेक्शन करवा दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन रुके, है ना। मैं चाह रहा हूँ हर हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सो उसी के लिए हम जो है यहाँ पे प्रतिबद्ध है, आपके लिए वर्क कर रहे हैं जितना भी कर सकते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट
छांटने की बात होती है, चाहे किसी भी अलग अलग किताबों से छांटना हो, अलग अलग पेपरों को से रिसर्च करके छांटना हो, वो सारा काम मैंने अपने हाथ में ले रखा है। और कोशिश यही है कि वो बेस्ट ऑम बेस्ट कंटेंट जो है, सबसे बेहतरीन कंटेंट, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। जिसने भी ये बैच लिया होगा, वो कोई भी बच्चे को मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आप इस बैच के कंटेंट को किसी भी दूसरे पेड बैच से या फ्री यूट्यूब बैचेस से किसी से भी कंपेयर कर लेना, कहीं भी समान अंतर नहीं आ पाएगा। ये मेरी गारंटी है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने कंटेंट के लेकर, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद पर्सनल अपने इनपुट बहुत ज़्यादा डालता हूँ रिसर्च में। बहुत सारे जो टीचर हैं वो अभी भी पुराना दुराना कंटेंट पढ़ा पढ़ा के ही माल लूट रहे हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन हमारा वो टारगेट कभी भी नहीं रहता है ना। सो मेरा टारगेट है आपके लिए वर्क करना, जो कि मैं अपने तय दिल से, जब तक मेरे को लग रहा है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये काम करता रहूँगा, दिल से करूँगा, है ना, सारा काम। बदले में एक ही चीज़ चाहिए कि आप बाकी सब स्टूडेंट को इस कंटेंट के बारे में बताइए, जीवी कक्षा के बारे में बताइए। बस इतनी ही डिमांड आपकी जो है आपसे मेरे को चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। कह रहे नेक्स्ट लेवल कंटेंट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट है जी, टाइम चेंज्ड, वाह। कह रहे हैं ये कंटेंट बहुत ही हेल्पफुल है और इसने हमारा जीएस पोर्शन को इम्प्रूव कर दिया है। बेस्ट टीचर, 100% बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इतना ज़्यादा। कल भी क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी। कोई भी दिन कोशिश ये रहेगी कि क्लास को स्किप ना किया जाए किसी भी दिन, अनलेस और अनटिल की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो जाए, नहीं तो क्लास डेली होगी। पूरी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ, उसी टाइम को रखेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, वो स्टूडियो का काम चल रहा है, बड़ा तामझाम, इतना रायता फैला हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। बस दिखाई नहीं पा रहा हूँ ये सारा। ये कम से कम 5-6 दिन काम चलेगा इसका। और मैंने उनकी भी टाइम लिमिट सेट कर रखी है कि भाई इतने 3 घंटे में जितना काम होता है डेली बेसिस पे कर लो, बीच में टांग मत अड़ाना, मेरे को क्लास लेनी होती है ना। तो स्टूडियो में मैं सब अवेलेबल रहूँगा, सब देखूंगा, तभी तो वो हो पाएगा ना। कह रहे हैं वेरी गुड कंटेंट, लव यू सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना जी। बाकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट हम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो क्वालिटी भी मैंने सुधार ही दिया है ना। ये सारा जितना भी स्टूडियो में वर्क हो रहा है, इससे बेहतर ही कर रहा हूँ। और आज आई थिंक आवाज़ की क्वालिटी भी हमने जो रिड्यूस हो गई थी वो ठीक कर दी है। सो मेरे हिसाब से तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ही कर लिया है ना। बाकी कुछ समय रुक जाइए, आने वाला है कुछ खतरनाक, है ना। सो वो हम बताएंगे ही। वो आपके काम की होगी जिससे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। वो मेरे लिए नहीं होगा कि जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, ऐसी चीज़ कुछ नहीं आने वाली है। जिससे आपका सिलेक्शन होगा, हम वो चीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। कह रहे हैं आपकी ऐप बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का मैं आपको बता दूंगा। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि हम उसको वापस से पढ़ने वाले हैं या सेम कंटेंट रखेंगे, क्योंकि उसमें मेरी थोड़ी सी रिसर्च अभी लगनी है, ठीक है। मैं इसीलिए अभी केमिस्ट्री में तो मैं क्या रिसर्च करूं भाई, केमिस्ट्री में तो आए ही 20-25 क्वेश्चन है पिछले 1 साल में, मेरी हंसी छूट रही है, उसमें क्या रिसर्च करूं। हाँ ये है कि बायोलॉजी में कुछ हद तक मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। जो रिसर्च जो है, मैं जो काम की चीज़ें होंगी वो पढ़ा दूंगा, है ना। और बाकी तो अभी हेडशॉट्स वगैरह आएंगे तो फिर वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कवर नहीं करेंगे, करेंगे, हम सब कुछ कवर कर लेंगे। ऐसा मत सोचो कि साइंस को कवर ही नहीं करेंगे। इस बार भाई नहीं आया पेपर में, इसका ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी साइंस नहीं आएगी, है ना, पढ़ेंगे। कह रहे सर आपका भी नया एरा आने वाला है क्या? यार आजकल यही मजाक चलता रहता है, क्या करूँ, एक शॉर्ट बना दूंगा नया एरा का है। सो मेरा नया एरा तो भाई ओल्ड इज गोल्ड सुना है तुमने, है वही अपना चल रहा है। बाकी तो नया एरा जो रहेगा हमारा, वो मेरे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए या मेरे प्रोग्रेस के लिए या मेरे पैसे, मेरे गुल्लक भरने के लिए नहीं रहेगा। आपके लिए लेकर आऊँगा, कुछ भी कंटेंट के रिगार्डिंग रहेगा हमारा एरा हमेशा। और ऐसा कंटेंट जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए, मेरे लिए वही न्यू एरा है, ना कि ऐसा कोई एरा भाई कि जिससे मेरे खाते भर रहे हैं। वो कैसा एरा हुआ। अच्छा, कह रहे हैं कि मेरा नाम ले लीजिए सर। प्रीतम भाई बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं जी। आपका नाम भी ले लिया है। कह रहे हैं घूमती गेम चले। अब जब से चेयरमैन साहब ने अपनी गेम घुमाई है तो सब टीचरों ने देखा कि भाई जब चेयरमैन साहब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सब टीचर एक एक करके वही काम करने लग गए, है ना। सो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट का हाल यही चल रहा है जी। शर्तिका कंप्यूटर की भी बनाएंगे, अभी कंप्यूटर में समय है, वो आएगा Tier 2 में। अभी कंप्यूटर की बना के क्या करेंगे, है ना। जी वेलकम वेलकम शर्तिका। चलिए ठीक है भाई, तो चलो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल मोस्ट प्रॉब्ली या तो 5 ईयर प्लान या कुछ और टॉपिक छूटे होंगे, वो देख लूँगा। सो वो पढ़ाते हैं। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।